चलो फाइन, ऑलराइट. In the previous lecture we were discussing about, अच्छा सबसे first name of the chapter is cell division. Are you sure ये सब कुछ बराबर है ना? ठीक है. Okay, you are much familiar with this type of setup because हाँ तुम ही लोग familiar हो सकते हो. मैं क्या यहाँ पे I don't know. Cell division, in the previous lecture we were talking about cell division. अच्छा cell division क्या होता है और क्यों होता है? सबसे पहली बात, as name suggests, when a cell divide, this process is known as cell division. And अगर continuous cell division होते ही रहा मैम तो एक condition arise होगा जिसे हम कहते हैं कैंसर. बराबर. तो सेल डिवीजन इज ए नेसेसिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूस सेल डिवीजन, अगर ये कंटिन्यूस सेल डिवीजन हो रहा है तो इवेंचुअली हमारे बॉडी में ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा. और अगर ये ट्यूमर आपके बॉडी में मूव कर सकता है, अगर अपने प्लेस को चेंज कर सकता है, तो आपके कैंसर का भी फॉर्मेशन हो सकता है, कैंसर भी बन सकता है आपके बॉडी में. तो सबसे पहली चीज़ हमने देखा, A cell division is a division of a cell and it is necessity. Necessity क्यों है मैम? जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा बॉडी पे चोट लग रहा है, रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए हर जगहों पे हमें न्यू सेल्स का रिक्वायरमेंट है. ऑलराइट, चलो यहाँ पे देखो सेल डिवीजन में आपके टेक्स्ट बुक्स में हम लोग हर एक एक पॉइंट टेक्स्ट बुक का देखते हुए चलेंगे, टेक्स्ट बुक का. तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी है यहाँ पे वो है व्हाट इज डेफिनेशन. द डेफिनेशन ऑफ अ सेल साइकिल, द सिक्वेंशियल इवेंट. ये सीक्वेंस में जो इवेंट हो रहा है आपके सेल के लाइफ में ऑफ अ डिवाइडिंग सेल इज नोन एज सेल साइकिल. तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं मैम? यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है आपके लाइफ ऑफ द सेल का. अच्छा मुझे एक बात बताना, जो फर्स्ट लेक्चर अटेंड किए थे थोड़ा सा उनके बारे में मुझे बताओ. अ ह्यूमन सेल, अ डिवाइडिंग, अगर मैं बोलती हूँ नॉर्मल सेल, ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. मुझे बता सकते हो तुम लोग लाइफ ऑफ क्या नाम है उसका इक्वलाई कितना है? 90 मिनट्स ही 20 मिनट्स? 20 मिनट्स. एंड ईस्ट का 90 मिनट्स. और किसका बाकी है? आरबीसी का, RBC is 120 days and WBC is 90 days. ठीक है, मैं बार बार रिपीट करते जाती हूँ कि हमारे दिमाग में पिक्चर्स क्लियर होते जाए, हम लोग रट्टा मारते हुए चले. ठीक है, ओके. सेल साइकिल के बारे में दोस्त हमने क्या पढ़ा था? सेल साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा सेल है वो मैक्सिमम टाइम रहता है कौन से फेज में? इंटरफेस में. अब इंटरफेस में क्या हो रहा है मैम? इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. कौन सा? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G का मतलब होता है ग्रोथ. तो फर्स्ट ग्रोथ फेज इज G1 फेज, कितने आवर्स होगा? 8 आवर्स का होगा. सेकेंड फेज इज S फेज इज नथिंग बट अ सिंथेसिस फेज. यहाँ पे सिंथेसिस होता है. अच्छा एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे जरा देख लो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया है. क्या मैम? यहाँ पे अगर हम जाएं तो G1 फेज के बारे में लिखा हुआ है. G1 फेज क्या है मैम? ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फेज. यहाँ पे आपका RNA सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेम्ब्रेन्स का सिंथेसिस होता है. तो क्या क्या चीज़ें बन रही हैं एक बार फिर से देख लेंगे. जितने भी टाइप की आपके RNAs है वो, प्रोटीन्स है वो, और आपके जो मेम्ब्रेन्स है उनका. एस फेज यहाँ पे सिंथेसिस किसका होगा मैम? DNA एंड हिस्टोन का. अच्छा मुझे सब शांत हो जाना. कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट हिस्टोन? क्या होता है दोस्त हिस्टोन? नाम सुना है? कोई स्टोन है? क्या है हिस्टोन? व्हाट इज हिस्टोन? DNA को क्या कॉइल करने में मदद करता है. व्हाट डज इट मीन? अब मान लो कि तुम्हारा जो DNA है वो थ्रेड की तरह है. अब थ्रेड की तरह DNA किसी के ऊपर तो कॉइल होगा. अच्छा DNA की बात आ गई, थ्रेड की तरह बात आ गई, तो मुझे एक बात बताना. व्हाट्स योर गुड नेम? हाँ आरुष है ना? करेक्ट. आरुष मुझे बताओ 2-3 क्वेश्चंस बताते चलो. पहली चीज़ मुझे बताना कि DNA का साइज़ क्या है, लेंथ क्या है DNA का. अगर मैं DNA की बात करती हूँ, अगर मैं फिर से कुर्ता ओके, अगर नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं DNA की बात करती हूँ तो DNA का साइज क्या है? व्हाट इज साइज ऑफ अ DNA आरुष? एंड व्हाट इज साइज ऑफ योर न्यूक्लियस? अगर मैं ह्यूमन न्यूक्लियस की बात करूँ तो कितना साइज है? अगर मैं DNA की बात करूँ तो हमारा क्या साइज है DNA का? लेंथ क्या है DNA का? आरुष, सिर्फ आरुष बताएगा.
देखो मैं पढ़ाऊंगी तो आई विल मेक श्योर कि तुम्हें हर चीज़ रट्टा मर जाए, तुम्हारे पूरे दिमाग में चीज़ें सेट हो जाए। तो अच्छा, हिस्टोन के बारे में फिर से ज़रा देख लो, जिसको नहीं समझा। हिस्टोन क्या काम कर रहा है मैम, इमेजिन करो तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे घर में तुमने देखा होगा कि जो रील्स होती है, नहीं वो वाली रील नहीं, इंस्टाग्राम वाली, जो तुम लोग ने देखा होगा कि तुम्हारे थ्रेड होता है, थ्रेड एक कार्डबोर्ड के चारों तरफ इस तरीके से कॉइल्ड होगा, बराबर। जो अगर तुम लोग अगर अपने सिलाई मशीन में से अगर सिलाई का जो बॉक्स ओपन करो और तुमने थ्रेड ओपन कर दिया तो ये थ्रेड का लेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसे ही तुमने थ्रेड ओपन करके रखा तो पूरा उलझ जाएगा। तो तुम क्या करते हो, तुम इस थ्रेड को कॉइल करना शुरू कर देते हो कि तुम अपने छोटे से उस स्विंग बॉक्स में उस थ्रेड को फिट कर दो, ठीक है। एंड इन सिमिलर मैनर हमारे पास एक प्रोटीन होता है दोस्त, उसका नाम है हिस्टोन, एंड हिस्टोन के चारों तरफ आपका जो डीएनए है वो कॉइल्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है आरुष की डीएनए का साइज क्या था, डीएनए का साइज क्या है बताओ, चलो कोई भी बता दो, ट्राई करो। 2 मीटर। एंड न्यूक्लियस का साइज क्या है, 10 पावर -6 मीटर। अब मुझे 2 मीटर ऑफ डीएनए, लेंथ कितना है डीएनए का, 2 मीटर, उसको मुझे फिट करना है 10 पावर -2 मीटर वाली न्यूक्लियस में। तो मुझे ऑब्वियस है कि मुझे दोस्त करनी पड़ेगी कॉइलिंग, और कॉइलिंग करने के लिए हम लोगों को एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है हिस्टोन, जिसका नाम है हिस्टोन। अच्छा, हिस्टोन की अगर बात करें तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज चार्ज ऑफ द डीएनए एंड व्हाट इज चार्ज ऑफ हिस्टोन? हिस्टोन का चार्ज क्या है एंड डीएनए का चार्ज क्या है? ट्राई करो। नहीं आया कोई सीन नहीं, गलत बोलना है गलत बोलो, लेकिन ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। कितना डीएनए का क्या है, डीएनए का चार्ज? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए आपका है नेगेटिव चार्ज, और आपका जो हिस्टोन है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। मैम अगर दोनों नेगेटिव होता तो तुम लोग मैग्नेट का अगर एग्जाम्पल लेके देखो तो रिपल्शन वाला फिनोमिनन होना शुरू हो जाता, इसीलिए यहाँ पे अपोजिट चार्ज होता है, दैट इज हिस्टोन इज अ पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल और डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। क्यों मैम, ये क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि इसके पास फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड फॉस्फोरिक होने के कारण यहाँ पे आपका जो डीएनए है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। फिर से डीएनए का कॉम्पोजिशन क्या है मैम, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, मैं तुम लोगों को हर एक चीज़ पढ़ाऊंगी जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ बेस अपना तैयार करते हुए चलो कि आपका डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो कि आपका आरएन जो हिस्टोन के ऊपर कॉइल्ड होता है। हिस्टोन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि है पॉजिटिवली चार्ज। क्यों कॉइल हो रहा है दोस्त? क्योंकि आपका जो डीएनए है 2 मीटर का लेंथ, इतना बड़ा डीएनए लेंथ है आपका, और न्यूक्लियस का साइज क्या है 10 पावर -6 मीटर। बायो को रट्टा नहीं मार सकते हैं, हम लोगों को धीरे धीरे समझ के ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, पहला फेज क्या था मैम? पहला फेज वह जीवन फेज। जीवन में क्या हुआ मैम, जितने भी आरएनए थे, जितने भी प्रोटीन्स थे, मेम्ब्रेन्स थी, वो बन गई फर्स्ट ग्रोथ फेज में। सेकेंड फेज क्या था? सेकेंड फेज इज अ सिंथेसिस फेज। सेकेंड फेज इज अ सिंथेसिस फेज। यहाँ पे क्या देखने मिला मैम, सिंथेसिस फेज में सिंथेसिस हो रहा है, बन रहा है, क्या बन रहा है, डीएनए का यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल होगा, एंड प्लस आपके पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उसके सिंथेसिस देखने को मिलेगी। थर्ड फेज जो होता है इंटरफेज का, उसे कहते हैं G2 फेज। दिमाग में याद करते हुए चलो, G2 फेज में क्या हो रहा है, G2 फेज इज सेकेंड ग्रोथ फेज, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस का साइज जो है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मुझे एक बात बताना, व्हाट इज ए गुड नेम? श्रावणी, वेरी ब्यूटीफुल नेम। अच्छा श्रावणी, मुझे बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? कभी कभी नोटिस किया होगा ना, कुछ लोगों को बोल मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, मतलब आपके बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उसको अपन कहते हैं मेटाबॉलिज्म। द टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन विच इज अकरिंग इनसाइड योर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। यू मैट हैव रेड अबाउट दिस कि फ्यू पीपल हैव हाई मेटाबॉलिक रेट एंड फ्यू हैव लो। तो इसे कहते हैं कि जिनके पास मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, उन लोग को फैट्स जल्दी नहीं होता, वो लोग थोड़े से चबियर, या मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा उनका वेट इंक्रीज जल्दी नहीं होता। एंड जिसका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है, उसे कहते हैं कि उन लोगों में
जो भी उनका फूड है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन या फैट का स्टोरेज उनमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है मैम, बेसिकली आपके बॉडी में जो रिएक्शंस है, एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिएक्शन, बहुत सही कहा आपने कि रिएक्शन में आइदर कोई मॉलिक्यूल बन रहा होगा आपके बॉडी में या कोई मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। अगर इसी का रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अच्छा उसके भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो इट इज़ सेड दैट कि कभी भी खाने को एक साथ नहीं खाना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग अ फूड, ट्राई करो थोड़ा थोड़ा इंटरवल पे उसे कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। अब मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ तो थोड़ा मैं तुम लोग को इसमें गाइड कर सकती हूँ। कभी भी फूड को एक साथ मत कंज्यूम करो, क्योंकि अगर तुम लोग सोचते हो कि मैम एक ही बार हमने खाना खा लिया और पूरे दिन नहीं खाया तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि फूड की स्कैरसिटी है, जमा करना शुरू करो। इट्स जस्ट लाइक कि अगर मैंने तुमको एक मंथ पॉकेट मनी मिला एंड दूसरे मंथ ऐसा पूरा सूखा पड़ गया तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ नहीं दे रही है, तुम्हारी मम्मी पापा ऐसा भगा दे रहे हैं तुमको दरवाजे पर से, तो तुम क्या करोगे, अगले बार जब पैसा मिलेगा तो तुम स्टोर करना शुरू कर दोगे। यही अगर तुम अपने बॉडी को इंटरवल में, जैसे कि अगर मैं एक दिन की बात करूँ, थोड़ा थोड़ा खाते जाते हो तो उनको सिग्नल जाता है कि हाँ हमारे पास खाने की कमी नहीं है, स्टोरेज नहीं करने की ज़रूरत है, तो स्टोर नहीं करोगे, फैट डिपोजिशन बॉडी पे नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, एंड सेम को वाटर भी लोग इनटेक बोलते हैं कि वाटर का इनटेक भी बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। ओके, G2 फेज में क्या हो रहा है मैम कि यहाँ पे जो आरएनए सिंथेसिस था जो वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। मैम यहाँ पे भी शुरू हुआ था आपका आरएनए सिंथेसिस, जो भी प्रोसेस होगा वो सारा आरएनए सिंथेसिस का इस फेज में कंप्लीट हो जाएगा। एंड सेकेंडली यहाँ पे सेंट्रियोल्स बन जाएगा। सब शांत हो जाना। कैन यू लेट मी नो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेंट्रियोल? क्या होता है सेंट्रियोल? सेंट्रियोल कहाँ पे, कोई डायग्राम वाइग्राम है यहाँ पे साइड? कोई डायग्राम है यहाँ पे? हाँ, सेंट्रियोल कहाँ पे दिख रहा है सेंट्रियोल? ओके, तो सेंट्रियोल्स अगर आप नोटिस करो तो सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल्स आपके अपोजिट पोल पे अटैच रहते हैं या प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होता है दोस्त? दिस फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पिंडल फाइबर, और उसका काम होता है आपके जो क्रोमोसोम है उनको अपोजिट पोल पे पुल करना, ठीक है। तो आपका स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। किससे अटैच हो जाएगा? किससे किससे किससे? ये वाला डन, ठीक है। क्रोमोसोम बना देते हैं, एक क्रोमोसोम बनाते हैं, पूकी सा क्रोमोसोम हमारा। अच्छा मुझे बताओ, ये क्रोमोसोम में आपका स्पिंडल फाइबर कहाँ क्या अटैच होगा? हाँ, पहले तो सेंट्रोमियर उसमें सही बोला, और सेंट्रोमियर पे क्या होता है? काइनेटोकोर। सुपर्ब, वेरी गुड। एंड काइनेटोकोर कैसे होता है मैम? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैसे इमेजिन करना है दोस्त? फिर से पेन अगर तुम लोग थोड़ा उधार दे दो मेरे को थोड़ी देर के लिए। नहीं, एक ही दे दो, इतने सारे पेन लेके क्या करूँ मैं। चलो ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर मैम, स्पिंडल फाइबर, ये आपका डीएनए सॉरी आपका सेल, यहाँ पे आपके पास होंगे सेंट्रियोल्स, यहाँ पे भी सेंट्रियोल्स। आपके जितने भी क्रोमोसोम है मेटाफेज के स्टेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। इक्वेटोरियल प्लेट क्या होता है मैम? मिडिल साइज, आपका जो सेल है उसका जो मिडिल पार्ट है उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके जितने भी क्रोमोसोम से अरेंज हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स आपका सेंट्रियोल से निकलेगा स्पिंडल फाइबर, जो कि आपके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाले रीजन में बाइंड करेगा। मैम सेंट्रोमियर क्या होता है? ये वाला रीजन है सेंट्रोमियर। यहाँ पे सेंट्रोमियर वाले एरिया में आपका स्पिंडल फाइबर आके अटैच करेगा। अच्छा, और अच्छे से अगर मैं बात करूँ तो आपके सेंट्रोमियर में एक प्लेट होता है एंड दिस प्लेट इज नोन एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, चोर नहीं है बंदा, कोर है, काइनेटोकोर नाम है इस बंदे का। काइनेटोकोर क्या होता है? ये इमेजिन कर लो, दिस इज योर स्पिंडल फाइबर एंड आपके डीएनए के ऊपर ना दोस्त इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ठीक है। जैसे स्पिंडल फाइबर आपके सेंट्रोमियर पे आया, ये सेंट्रोमियर पे जाके ऐसा फिक्स हो जाता है ऐसे। नहीं तो क्या होगा, हम कहते हैं ना यहाँ पे बाइंड करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड क्या करेगा, क्या हो रहा है वहाँ पे बेसिकली? सो आपके सेंट्रोमियर पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पे आपका स्पिंडल फाइबर आके फिक्स हो जाता है पूरी तरीके से। एंड इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे टेंशन अराइज होता है, प्रेशर आता है। तो प्रेशर आया, यहाँ से आपके पास काइनेटोकोर वाले रीजन में स्पिंडल फाइबर फिट हो गया, यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर फिट हो गया। तो एक समय के बाद
ये है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद दूसरा फेज इज एनाफेज, और एनाफेज में आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका जो सिस्टर क्रोमैटिड है यहाँ बीच से ब्रेक हो जाएगा। ये क्रोमोसोम आपका बीच से ब्रेक होगा, ये हाफ ऑफ द पोर्शन एक पोल में चला जाएगा एंड अनदर हाफ ऑफ द पोर्शन अपोजिट पोल में चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका स्पिंडल फाइबर जो है उसका फंक्शन। ऑलराइट, वापस आते हैं हमारे पास। हमने किसके बारे में बात की? ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट सेल डिवीजन, हमारे पास दो टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं। कौन नहीं, एक्चुअली तीन टाइप है। कौन कौन से? माइटोसिस, मियोसिस एंड अमाइटोसिस। ये रिवीजन है जिसके ने भी थोड़ा लेक्चर मिस कर दिया था, जरा देख लेना। ये क्या होता है दोस्त? अमाइटोसिस। अच्छा, तीन टाइप के सेल डिवीजन है। आपका सेल तो डिवाइड हो रहा है, बट किस तरीके से डिवाइड हो रहा है? वो तीन फॉर्म्स है। पहले को हम कहते हैं माइटोसिस, सेकेंड इज मियोसिस एंड थर्ड इज अमाइटोसिस। डिफरेंस क्या होता है मुझे बताओ? कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगी, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड करते जाएंगे। मुझे बताओ कि माइटोसिस में सबसे पहले नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? चल, मतलब यहाँ पे एक पेरेंट सेल डिवाइड होके कितना, एक मदर सेल डिवाइड होके कितना सेल्स बनाएगा? दो। तो यहाँ पे जो एक मदर सेल है वो डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल बनाती है। तो कंफ्यूज मत होना दोस्त, इसको हम कहते हैं मदर सेल और जो बन रहा है उसे हम कहते हैं डॉटर सेल। मियोसिस में क्या होता है? मुझे एक मदर सेल डिवाइड होके कितने सेल्स बनाएंगी? 4। तो यहाँ पे आपके पास कितने डॉटर सेल्स होंगे? 4 डॉटर सेल्स। यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स आएंगे। और मुझे बताओ अमाइटोसिस में क्या होता है? यस, अब इसमें क्या होता है? अमाइटोसिस तुम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल ले लो अमीबा का। अमीबा में क्या होता है ना दोस्त? अमीबा, दिस इज अमीबा। अमीबा में क्या होता है? जब अमीबा को डिवाइड होना होता है तो यहाँ पे आपका जो अमीबा का, ओके ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये इरेजर है। यहाँ पे क्या होता? वाओ, सही है ना? पेन तो है। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे क्या होता है? अमीबा में आपका जो सेल है उसमें वो इलोंगेट होगा। आपका न्यूक्लियस है ये इलोंगेट होगा, न्यूक्लियस का लेंथ इंक्रीज होगा एंड इवेंचुअली आपका सेल बीच में से ब्रेक हो जाएगा। बीच में से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम सेपरेशन ऐसा कोई भी कहानी देखने नहीं मिलता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये आपका सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस, यही सेल का न्यूक्लियस क्या होगा मैम? ये इलोंगेट हो जाएगा। ये इलोंगेट होने के कारण, लेंथ इंक्रीज होने के कारण आपका यहाँ देखो ये धीरे धीरे से जो कॉन्ट्रिक्शन है, मैं कह सकती कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो धीरे धीरे यहाँ पे जो ग्रूव है वो गहरा होते जाएगा और आपका जो सेल है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये देखने के लिए मिलता है। जैसे ही ब्रेक हो गया आपका आधा कंपोनेंट इस सेल के पास एंड आधा इस सेल के पास जाते हुए दिखेगा। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज अमाइटोसिस। तो पहली चीज हमने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल इसे हम लोग कहते हैं। अच्छा, मुझे बताना अब किस किस सेल में, लोकेशन बताते हुए चलो। पहला हमने देखा कि नंबर ऑफ सेल्स कितने बन रहे हैं। सेकंड मुझे बताओ माइटोसिस किधर होता है? माइटोसिस किधर? सोमैटिक सेल्स। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोमैटिक सेल्स? बॉडी सेल्स। मतलब अगर बॉडी में कहीं पे भी चोट लग गया तो उसको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, मतलब बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स। अच्छा, मुझे एक बात बताना, जस्ट ट्राई करना, कोई ऐसा सेल है आपके बॉडी में जो कभी डिवाइड नहीं होता? न्यूरॉन्स एंड कार्डियक सेल। न्यूरॉन्स एंड कार्डियक सेल, न्यूरॉन्स एंड कार्डियक सेल ये डिवाइड नहीं होते। एम्ब्रियोनल स्टेज में ही जिसका रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद आपको सेल डिविजन्स न्यूरॉन्स एंड कार्डियक सेल्स में देखने नहीं मिलता है। ठीक है, सो हमेशा याद रखना कि आपके जो न्यूरॉन्स है वो उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। तो सबसे पहले माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस कहाँ पे होता है? सोमैटिक सेल्स या बॉडी में जो सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल में माइटोसिस देखने मिलेगा। जर्म सेल में, जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वहां पे जैसे ओवम एंड स्पर्म, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मियोसिस। एंड अमाइटोसिस आपको कहाँ देखने मिलेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कौन सा बताओ? बताओ कहाँ पे? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दूसरी जगह पे कहाँ देखने मिलेगा ये अमाइटोसिस? ट्राई करो, अमाइटोसिस वाला टेक्स्ट जो पैराग्राफ है एक बार रीड करो। किसमें?
यस, ओल्ड वोन आउट सेल एबनॉर्मल सेल्स में भी देखने के लिए मिलता है, फीटल सेल्स में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये साइज में आपको माइटोसिस देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अब मुझे बता देना नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये इसमें तुम लोगों को जो माइटोसिस एंड मियोसिस में तुम लोग ज़रा देखना, क्रोमोसोम नंबर सारा टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। मुझे बताओ क्रोमोसोम नंबर के बारे में। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा। कल तुम लोगों के हाथ में कहीं चोट लग गया तो ऐसा है कि तुम्हारा आधा जो न्यू सेल बनेगा वो अलग ही वैरायटी का होगा, आधा वाइट आधा ब्लैक, जेब्रा पैटर्न दिख रहा है तुम्हारे हाथ पे मेरे कुर्ते की तरह, ऐसा कुछ है नहीं ना। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमेशा सेम रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताना दोस्त, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स? 46। एंड 46 क्रोमोसोम में जो तुम्हारा 22 पेयर है इसको हम कहते हैं दोस्त ऑटोसोम। एंड जो लास्ट का एक पेयर है आपके पास, एक पेयर, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो बाकी वाले पेयर है उनका फंक्शन आपके बॉडी फीचर्स के लिए होता है, और लास्ट में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो आपका जेंडर डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए देखना हमारे पास 22 पेयर्स ऑटोसोम के होते हैं और एक पेयर एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा मैम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, इसलिए इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों दोस्त? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में हमेशा सेम रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में सेम रहेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ऑलराइट, मियोसिस में बताओ, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा कि हाफ होगा? हाफ होगा। क्यों मैम? क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। मान लो कि एज अ फीमेल तुम्हारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है वो 22 प्लस सेक्स क्रोमोसोम इस यहाँ तुम्हारे पास XX है और मेल में इस XY। बॉयज़ सेम चीज़ समझ रहे हो? कहीं पे भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। अब इमेजिन करो जब ओवम बन रहा है, जब ये ओवा बन रहा है तो ये ओवा में सिर्फ एक X क्रोमोसोम होगा, बराबर। या अगर जो यहाँ पे स्पर्म बन रहा है उसमें आइदर X क्रोमोसोम होगा या Y क्रोमोसोम होगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। हैंस मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिविजन। माइटोसिस इज आपके इक्वेशनल डिविजन एंड मियोसिस इज रिडक्शनल डिविजन। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कितने फेज पढ़ा हमने? सबसे पहले प्रोफेज प्रिपरेटरी फेज है। यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल? यह आपका डीएनए थ्रेड की तरह है, अभी इसमें कंडेंसेशन होना शुरू नहीं हुआ है। तो जो थ्रेड वाले फॉर्म में आपका जब डीएनए रहता है तो उसे आप कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। तो ये थ्रेड वाले फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, मेयोसिस प्रोफेज के बाद आपको मेटाफेज देखने मिलेगा। मेटाफेज में कंडेंसेशन मैक्सिमम होता है। अभी जब भी मैं कंडेंसेशन बोलूँ उसका मतलब क्या है कि देखो, जब तुम्हारा प्रोफेज आएगा ना तो प्रोफेज में जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड के फॉर्म में आपके न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने मिलेंगे। धीरे धीरे ये प्रोफेज का जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा और आपका जो क्रोमोसोम जो था वो धीरे धीरे से कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। मेटाफेज में यही कंडेंसेशन मैक्सिमम होगा। अब आपको इस तरीके के एक्स शेप क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे मेटाफेज में। क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया सबसे ज्यादा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कौन से फेज में होता है? आंसर विल बी मेटाफेज। एंड मेटाफेज को मेटाफेज क्यों कहते हैं? मेटा मतलब मिडिल, आपका यहाँ पे जो सेल है, आपका जो क्रोमोसोम है, देखो यहाँ पे प्रोफेज में यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में आपका यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट था। क्रोमैटिन फाइबर मतलब धागे के फॉर्म में। अब जैसे ही तुम्हारा मेटाफेज आया, ये जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम था क्रोमैटिन फाइबर वो कंडेंस होना शुरू हो गया और यहाँ पे तुम लोगों को ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हुए दिखेगा। ठीक है, मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज यहाँ से शुरू हो चुका था, यहाँ पे डुप्लीकेशन शुरू हो गया है, कंडेंसेशन खत्म होता है आपका मेटाफेज में। एनाफेज क्या होता है? एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है जिसमें आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम को खींचता है। स्मॉलेस्ट फेज तुम्हारा होता है एनाफेज। एनाफेज में आपका जो क्रोमोसोम है उसको सिस्टर क्रोमैटिड उनको स्पिंडल फाइबर अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है।
अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचेगा, 1 मिनट से 2 मिनट के बीच का टाइम होता है, बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस। थर्ड फेज इज द टीलो, अच्छा थर्ड इज एनाफेज, उसके नेक्स्ट फेज इज द टीलोफेज। टीलो से तुम लोगों को आंसर आना चाहिए। टीलो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टीलो? टीलो मतलब एंड, याद आ रहा है? टीलोमियर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा था हमारे बॉडी में कोई तो ऐसा क्रोमोसोम के पास कंपोनेंट है, वो हर एक डिवीजन के बाद उसका साइज कम होता है, एंड वो डिसाइड करता है कि पर्सन में एजिंग कब आएगा। वन ऑफ द फैक्टर, हाँ, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एजिंग को कंट्रोल करने के लिए, वन ऑफ दीज इज दी कुछ, तो ये एक सेम मेरा क्वेश्चन है, बताओ। मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था, सॉरी किसका है, मैं आपको पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था कि ये जो चीज़ है ये आपके क्रोमोसोम पे के टिप पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम के टिप पे प्रेजेंट होती है। किसी को याद आ रहा है क्या था वो, क्या था? टीलोमियर। इसका मतलब ये होता है दोस्त कि जब भी आपका सेल डिवाइड होगा ना, द नंबर ऑफ, जो अमाउंट ऑफ टीलोमियर है वो डिक्रीज होते जाएगा। इवेंचुअली हमारे बॉडी में टीलोमियर बहुत कम हो जाता है, एंड जब आपके बॉडी में टीलोमियर बहुत कम हो जाता है, आपका सेल न्यू सेल नहीं बना पाता। अब न्यू सेल जब नहीं बनाएगा तो आपके जो सेल्स होंगे वो एज हो जाएंगे। यू माइट हैव सीन कि अगर आपके कोई पेशेंट आएगा ना, वो अगर ओल्ड एज पेशेंट अगर आपके पास आता है तो नोटिस करना, वो लोग बोलेंगे, आपके अगर रिलेटिव में या कोई नियर बाय भी रहता है तो वो लोग बोलेंगे कि एक एज के बाद उन लोगों का जो वूंड है, या चोट लग गया कहीं पे भी या कहीं गिर गए, तो वो जल्दी से क्योर नहीं होता। अगर तुम लोगों को अभी चोट लगता है तो तुम्हारे पास फटाफट ये वूंड हीलिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन यही अगर फ्रैक्चर भी हो गया तो तुम्हारा बॉडी बहुत जल्दी से रिकवर करेगा। लेकिन हम यही ओल्ड एज पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। क्यों मैम? क्योंकि आपका सेल्स, उसमें एक और फीचर्स, आपके बॉडी बहुत वीक हो गया होता है, एंड आपका जो टीलोमियर है वो हर एक साइकिल के बाद, मतलब कि अगर मान लो ये सेल ने न्यू सेल बनाया तो टीलोमियर डिप्लीट होगा, फिर वो सेल ने जब न्यू सेल बनाया फिर से टीलोमियर डिप्लीट होगा, और इवेंचुअली जो टीलोमियर है वो ख़त्म होने तक आ जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, और उस समय आपका सेल डिवाइड होना बंद कर देता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था कि अगर मैम ऐसा कुछ करे कि टीलोमियर डिवाइड ही ना हो, मतलब ख़त्म ही ना हो, तो क्या हो जाएगा? कैंसर। तो प्रोग्राम तो हो गया, स्वर्गवास तो हमारा होना ही है। ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा देर धरती पे लोग झेल नहीं सकते हैं, तो जाना तो है, आइदर ऐसे प्रोग्राम के थ्रू चले जाओ, या अगर हम लोग किसी ने सोचा कि भाई ऐसा हो जाए मैम कि टीलोमियर ही ख़त्म ना हो, तो अगर टीलोमियर नहीं ख़त्म होगा तो सेल आपका डिवाइड करते ही जाएगा और एक कैंसर लाइक कंडीशन हो जाएगा। एंड कैंसर में होता क्या है ब्रो, कैंसर में आपका अपना जो सेल है ना वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहता है, बहुत डिवीजन होता है, इसलिए सबसे पहले अपने को ट्यूमर देखने के लिए मिलता है। तुमने कोई भी सिगरेट एंड तंबाकू के पैकेट पे देखा होगा वो ट्यूमर का फोटो। ट्यूमर क्या होता है, जो है मास ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल, वो यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स एक साथ आके एक स्वोलन, एक ट्यूमर फॉर्म कर देंगे। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एरिया में जो सेल है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ओके फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। एनाफेज के बाद टीलोफेज को मैंने, टीलो का मतलब होता है एंड, तो लास्ट वाला जो फेज है उसको हम टीलोफेज यहाँ पे कहेंगे। यहाँ पे आपका फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस इज द डिविजन। तो न्यूक्लियस का जो डिविजन है ना वो फाइनल स्टेज इज योर टीलोफेज। तो यहाँ पे आपको एक सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलेगा। स्पिंडल फाइबर जो बन रहे थे वो कंप्लीटली ब्रेक ऑफ हो जाएंगे, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब धीरे धीरे से फिर से आना शुरू हो जाएगा। ब्रो यहाँ पे देखना, प्रोफेज की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था, कि प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, और टीलोफेज में मैं आपको कह रही हूँ कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से बनना शुरू हो गया है। तो याद रखना, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रोफेज में शुरू होगा, एंड रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये फिर से न्यूक्लियस बनना आपके टीलोफेज में शुरू होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टीलोफेज में क्या हो गया, आपका जो 2 न्यूक्लियस बन गया एक सेल के अंदर। अब इस सेल को डिवाइड करना है, अब ये सेल कैसे डिवाइड होगा?
सबसे पहली चीज, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और अ सेल इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. एंड व्हाट्स अ गुड नेम? शौर्या. अच्छा शौर्या, मुझे एक बात बता दो, अगर मैं बात करती हूँ सेल की, तो एनिमल सेल ज़्यादा रिजिड होता है कि प्लांट सेल? एंड वाई? इनके पास सेल वॉल होता है, हमारे पास सेल वॉल नहीं होता, हमारा सेल ज़्यादा रिजिड नहीं. अगर रिजिड होता हमारा सेल तो डेस्क की तरह हमारा बॉडी भी स्टिफ हो जाता. तो आप जैसे बैठ जाते हो, कुछ लोग बैठते बैठते गिर जाते हैं मेरे लेक्चर में, पसर जाते हैं, ऐसा तो नहीं हो पाते. ठीक है, तो तुम्हारा मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता अगर हमारा बॉडी ऐसा पूरा रिजिड होता है इस डेस्क की तरह. करेक्ट? ऑलराइट, फाइन, सो सॉरी. ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ एनिमल सेल के बारे में, हाँ, अगर मैं बात करती हूँ एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल के बारे में आप लोग ने मुझे कहा कि हमारा जो सेल होता है उसमें उसमें सेल वॉल नहीं होता. और अगर हमें बात करती हूँ हमारे प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है. एक मिनट रुक जाना, ये ऐसा होगा, ये यहाँ पे एक्चुअली ये इसमें पूरा ऐसा सेम आता है, यहाँ पे स्पेस नहीं होता. ऑलराइट, चलो. ओके, अगर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होना है, देखो ये सेल को मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे एक बात बताना शौर्या, कौन सा चीज़ ज़्यादा इजी होगा, मतलब कौन सा मेथड ज़्यादा इजी होगा? ठीक है, वहाँ से अच्छा मेरे को पहले प्लांट सेल को लेते हैं. प्लांट सेल में मुझे सेल डिवीजन करना है. सेल डिवीजन करने के लिए मुझे आपके सेल को ब्रेक करना पड़ेगा. कौन सा ज़्यादा इजी होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाना या बाहर से ब्रेक करके अंदर की तरफ आना? सबसे पहले किसको ब्रेक करूं? अंदर से बाहर. बाहर क्यों नहीं मैम? क्योंकि बाहर आपका सेल वॉल है, सेल वॉल इज रिजिड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग को मैंने पूछ ही लिया, ट्राई करो, गलत वलत हुआ कोई सीन नहीं, बस ट्राई करो. मुझे एक बात बताओ, इनका सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, फंगस का काइटिन, चिटिन, काइटिन. तुम्हारा हेयर किसका बना हुआ है? केराटिन, है ना. नील्स, हेयर, तुम्हारे बॉडी में जितने भी एक्सोस्केलेटन हैं वो बने हुए हैं केराटिन से. ठीक है, चलो. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो एनिमल सेल में जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो मूवमेंट है, या मैं कह सकती हूँ जो सेल का ब्रेक है, वो किस तरीके से ब्रेक होगा? वो आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट होगा. मतलब ये बाहर से डिप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली धीरे धीरे आते आते ये पूरा आपके सेल को कट ऑफ कर देगा. ठीक है, अगर मैं यही बात करती हूँ प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल में जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो यहाँ पे गैप बन रहा है, वो कैसे मूव होगा मैम? वो इनवर्ड टू आउटवर्ड होगा, क्योंकि अंदर से अगर बाहर की तरफ मूव करो तो ये ज़्यादा इजी है. तो यहाँ पे बीच में आपका डिप्रेशन बनेगा, यहाँ पे बीच में डिप्रेशन बनेगा, और ये डिप्रेशन धीरे धीरे इसका डिप्रेशन का साइज बढ़ते जाएगा, और डिप्रेशन का साइज बढ़ने के कारण आपका जो सेल है वो दो इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो जाएगा, दो हाफ्स में ब्रेक हो जाएगा. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. टेक्स्ट बुक में एक बार तुम्हारे अच्छे से देख लेना, जो मैंने पढ़ाया सेम लिखा है. प्लांट सेल इज कवर्ड बाय रिलेटिवली नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल, और इसी के कारण बाहर की तरफ से फरो नहीं बन सकता. इंस्टेड यहाँ पे जो आपका गैप है या कॉन्स्ट्रिक्शन है वो सेंटर की तरफ आता है, और सेंटर से ये आउटवर्ड की तरफ धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा लैटरल वॉल की तरफ. लैटरल का मतलब होता है साइड वॉल्स. तो बीच से शुरू होगा आपका डिप्रेशन और धीरे धीरे आउटवर्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा. ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है मैम? यहाँ पे प्रीकर्सर होता है जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है, नोन एज सेल प्लेट. और यही अगर मैं बात करती हूँ एनिमल सेल की, एनिमल सेल में बाहर से आउटवर्ड टू इनवर्ड यहाँ पे डिप्रेशन का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा. माइटोसिस की अगर मैं बात करूँ तो माइटोसिस कहाँ पे होता है? सोमैटिक सेल में. इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, मैंने पढ़ाया था. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है दोस्त? इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है कि अगर आपके ये सेल, यहाँ पे न्यूज़ एक सेल है, ये सेल अगर इमेजिन कर लो कि ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, कोई नहीं कहेगा ये मालन्यूरिश्ड क्यों ओके, ये हाथ है, इस हाथ में कहीं चोट लग गया तुम लोग को, ठीक है, कहीं गिर गए, लग गया. अब लगने के बाद क्या होगा? ये जो सेल है आपके, ये वूंड के पास वाले सेल है, ये माइटोसिस करेंगे.
माइटोसिस करेंगे एंड माइटोसिस करने के बाद यहाँ पे न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा और इवेंचुअली आपका जो वुंड है वो पूरी तरीके से यहाँ पे न्यू सेल बनने के कारण हील हो जाएगा। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा जब तुम्हारा वो वहाँ पे ऊपर का जो वो निकलता है, कवरिंग निकलता है, तो अंदर पिंक कलर के न्यू सेल्स बनते हुए आपको दिखेंगे, न्यू स्किन आते हुए दिखेगा। ये न्यू स्किन आया कहाँ से? ये न्यू स्किन आपके जो आसपास के जो सेल थे उन्होंने माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के कारण न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और इवेंचुअली आपका ये पूरा वुंड को उसने कवर कर दिया। यहाँ पे अगर आपका पुराना वाला सेल जो है, अगर ये सेल अगर आपका डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हम ह्यूमंस में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम और कलेक्टिवली हम कहते हैं कि हमारे पास है 46 क्रोमोसोम, मतलब हमारे पास 1 2, तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब डिप्लॉइड है। तो जो न्यू सेल बनेगा ये न्यू सेल भी आपका डिप्लॉइड रहेगा। ये सेम ओवम या स्पर्म के केस में नहीं होता दोस्त। तो अगर स्पर्म या ओवम की बात करें तो स्पर्म, अगर ह्यूमन मेल की बात करेंगे तो इनमें XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन जैसे स्पर्म बनने की बारी आती है तो आइदर स्पर्म में X क्रोमोसोम होगा या स्पर्म में Y क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। दोस्त रिडक्शनल क्यों? क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज होना। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिक्रीज हो चुके हैं, हेंस मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। एंड माइटोसिस जो आपके सोमैटिक सेल में होता है, माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब होता है इक्वल या सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके सेम रहेंगे न्यू सेल्स में, हेंस माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। अगर मियोसिस पढ़ाऊंगी तो वो होता है आपका रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, कोई डाउट, कोई भी क्वेरी? यहाँ पे देखो, ये आपको मैं जो बोल रही हूँ ना, सेल फरो बनना शुरू हो जाता है, इस तरीके से ये मूव होता है। ये साइटोकाइनेसिस इन एनिमल है, ये साइटोकाइनेसिस इन प्लांट है। प्लांट में आपका यहाँ पे बीच में ये छोटे छोटे देखो यहाँ पे ग्रूव्स बनने शुरू हो जाएंगे और ये धीरे धीरे आपके अंदर की तरफ से ये बाहर की तरफ आपका कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होगा, या मैं बता सकती हूँ गैप फॉर्म होगा और इवेंचुअली आपके सेल्स को वो 2 भाग में ब्रेक कर देगा। ठीक है, ऑलराइट। अगर मैं बात करती हूँ यही सॉरी अगर मैं ये बात करती हूँ माइटोसिस में मैंने कहा कि अगर आपके पुराने सेल्स ओल्ड हो गए मतलब अपना उन्होंने साइकिल कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीसी लाइफ स्पैन इज़ 120 डेज, तो आफ्टर 120 डेज माइटोसिस के थ्रू आपके न्यू सेल्स बनेंगे। लाइफ ऑफ WBCs इज़ 90 डे, तो 90 डेज़ के बाद फिर से न्यू सेल बनेगा। तो न्यू सेल बनने में जो मदद करता है वो मदद करते हैं आपके माइटोसिस हेल्प करता है। वेरिएशन नहीं लेकर आता, वेरिएशन में आपको 2 पेरेंट्स चाहिए। यहाँ पे अगर आपका सेल कटा, यहाँ पे चोट लगा, तो ऐसा है कि जो न्यू सेल्स बनेंगे वो अचानक से वाइट हो जाएंगे, फिर अचानक से ब्लैक हो जाएंगे, नहीं, यहाँ पे वैरायटी आते हुए नहीं दिखेगा। चलता फिरता तुम ऐसा इंद्रधनुष नहीं बनोगे, ठीक है, रेनबो। ऑलराइट, डेथ ऑफ सेल। अच्छा मुझे एक बात बता दो, सॉरी, सेल का डेथ होना ज़रूरी है, बराबर? अगर सेल का डेथ नहीं हुआ तो आपने कह दिया मैम कि अगर सेल का डेथ ही नहीं होगा तो कैंसर हो जाएगा बॉडी में। सो डेथ इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये डेथ 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्रोग्राम डेथ। प्रोग्राम डेथ मतलब उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया, उसकी खुद डेथ हो गई। और एक को कहते हैं नॉन प्रोग्राम डेथ। अब वो नॉन प्रोग्राम डेथ कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा ये जो सेल है इसका लाइफ स्पैन था 24 आवर्स, ठीक है, मान लो 24 आवर्स, 1 दिन का। अब ये 1 दिन में खुद ही मर जाता, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो गरबा करते हैं। मुझे गरबा आया नहीं, मैं गिर गई ग्राउंड पे धड़ाम सा, ठीक है। अब इमेजिन करो कि अगर तुम्हें हाथ में चोट लग गया, ये चोट लगने के कारण तुम्हारा जो सेल है वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के पहले ही मर जाएगा, है ना। जैसे ही तुम्हें चोट लगा, तुमने नोटिस किया होगा कभी खरोच आ जाती है तो तुम्हारे सेल्स निकल जाते हैं, यहाँ पे छिल जाते हैं, स्क्रैच में पूरा सेल्स निकल जाता है, तो सेल की डेथ हो गई ना। सेल की डेथ क्यों हो गई? क्योंकि अब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा कहीं से, पूरा निकल गया है। तो इसे हम कहते हैं दोस्त नॉन प्रोग्राम डेथ, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं, टेक्स्ट बुक को बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं, पहले समझते हैं हम चीज़ों को। मैंने आपको कहा मैम कि हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन बोले तो उसकी ज़िंदगी कितने दिन तक वो टिकेगा, ठीक है, लाइफ स्पैन होता है। अब ये लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद इवेंचुअली इसकी सेल की डेथ होनी चाहिए थी। जैसे कि मान लो कि अगर इसका एक सेल है आपके, तुम्हारा लाइफ स्पैन इज 24 आवर्स, तो 24 आवर्स के बाद इसकी टिकट कट जाएगी, ये चला जाएगा। लेकिन अब मान लो कि अगर तुमको कोई चोट लग गया,
कहीं वुंड हो गया, कहीं गिर गए, तो ये 24 आवर कंप्लीट करने के पहले ही इसकी डेथ हो गई। इवेंचुअली तो इसकी डेथ होती है 24 आवर के बाद, लेकिन अगर चोट लग गया तो 24 आवर के पहले प्री मैच्योर डेथ हो गया। प्री मैच्योर मतलब अपने लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के पहले ही मैं कह सकती हूँ उसकी डेथ हो गई। तो इस टाइप ऑफ डेथ को हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम डेथ। आंसर बायो में, नाम में आंसर होता है। प्रोग्राम डेथ का मतलब हो गया कि आप किसी भी चीज़ को प्रोग्राम करके रखे हो कि कैसे इसका डेथ होगा, उसका सिस्टम क्या है, कितने समय में हो जाएगा, पूरा। नॉन प्रोग्राम डेथ का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को सिस्टमैटिक या प्लान नहीं करते हो, ठीक है, अनप्लान्ड जिसे हम कहते हैं, नॉन प्रोग्राम डेथ। अगर प्रोग्राम डेथ हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस। और अगर नॉन प्रोग्राम डेथ हो रहा है चोट लगने के कारण, इसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। चलो देख लो ज़रा एक बार फिर से देख लो। व्हाट्स ए गुड नेम? दिव्यानी, है ना? दिव्यानी, क्लियर हुआ? हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन है, उतने सेल मतलब उतने समय तो आपका सेल टिकेगा ही, उसके बाद इवेंचुअली उस सेल की डेथ हो ही जाएगी, है बराबर। उसके पहले अगर मान लो कि 24 आवर्स, यस ना, अगर उतना आवर या लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के पहले ही अगर उसकी डेथ हो गई मैम, तो क्या होगा? उसे हम कहेंगे नॉन प्रोग्राम्ड या अनप्रोग्राम डेथ। और अनप्रोग्राम डेथ जब होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेक्रोसिस, और अगर प्रोग्राम डेथ होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। मैम प्रोग्राम डेथ कैसे होता है? 24 आवर्स आपने बोल दिया, नहीं, एक और कारण, एक और जगह है, कैसे मैं बताती हूँ। जब हम बन रहे थे ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा जो लिप था, ये हमारा जो लिप था वो पूरा बंद था। मतलब जैसे आपका चीक है ना, चीक में ऐसा कोई पार्टीशन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ओपनिंग नहीं है। इन अ सिमिलर मैनर हमारा जो लिप था वो पूरा सील था, बंद, ठीक है। अब ये बंद था तो मैम ये आपका लिप कैसे बना? क्योंकि आपके जो सेल्स थे ये लिप वाले एरिया में वो धीरे धीरे मरना शुरू किए। जैसे ही आपके लिप वाले सेल्स की डेथ हुई वैसे ही आपका ये ओपनिंग बनना शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपका जो फिंगर्स होते हैं ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हमारा जो फिंगर होता है वो ऐसा पूरा पैक रहता है एक साथ। अगर तुम लोगों ने हाथ देखा होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो लिटरली ऐसा वेब्ड फिंगर जैसा होता है, इस तरीके से, बस ये होता है हाथ, ये वाला, ये हाथ है। तो मैम ये फिंगर सेपरेट कैसे हुए? आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब तक आप वूम में थे मम्मा के स्टार्टिंग वाले फेज़ में, तब आपका जो फिंगर्स था वो बंद था, क्लब्ड था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा ना दोस्त कि यहाँ पे आपके फिंगर्स के बीच में सेल की डेथ होने लग गई, तो आपके जो डिजिट्स है ये सेपरेट होना शुरू हो गए, सेपरेट होना शुरू हो गए। मैम अगर मान लो कि अगर से फिंगर्स के बीच में डेथ हुई नहीं होती तो आपका फिंगर अभी भी क्लब्ड रहता पूरा, फिर चपेट चपेट मारते रहते तुम लोग बस, और कुछ काम होता नहीं तुमसे। एंड सेकेंडली तुम लोगों को पता है हमारे हाथ पे वो जो पूरा निशान बना हुआ रहता है ना, पामिस्ट्री में से पढ़ते भी रहते हैं लोग। ये क्यों होता है? क्योंकि आप ना जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमारा जो हाथ है उस तरीके से पूरा क्लब रहता है, या मैं कह सकती हूँ कि इस तरीके से हमारा फिस्ट जो है, फिस्ट है, वो क्लोज रहता है। और फिस्ट क्लोज होने के कारण तुम खुद भी ट्राई करके देखना कि जैसे जैसे तुम्हारा फिस्ट क्लोज हो रहा है वहाँ पे आपके निशान आने शुरू हो गए। एक निशान आपका ये आएगा क्योंकि ऐसा आपका फिस्ट क्लोज रहता है, और एक निशान यहाँ से आएगा क्योंकि फिस्ट आपका ऐसा क्लोज रहता है। तो ये जो आपके हाथ में जो निशान बनते हैं वो आपके डेवलपमेंट के समय बनते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने उस समय अपना मुट्ठी को बंद किया होगा, फिस्ट को क्लोज किया होगा, वो वाला निशान है आपके हाथों पे। ऑलराइट, ओके। आपने मुझे बताया मैम कि हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर लिप्स को ओपन अप होना है तो यहाँ पे एपोप्टोसिस होगा, आपके फिंगर्स को सेपरेट होने तो डिजिट के बीच के सेल्स में डेथ होना शुरू होगा। मैम प्री मेच्योर डेथ का मतलब क्या होता है, या अनप्रोग्राम डेथ का मतलब क्या होता है? मान लो कि उस पर्सन कहीं पे गिर गया, गिरने के कारण क्या हुआ मैम? गिरने के कारण क्या हुआ, उस एरिया से उसका जो ब्लड सप्लाई था वो पूरा कट ऑफ हो गया। जब आपको छिल जाता है ना तो ये पूरे सेल से बाहर आ जाते हैं। अब ये बाहर आ गया जो सेल, उसको अब ब्लड का सप्लाई नहीं मिल रहा है। ब्लड का सप्लाई नहीं मिलने के कारण ये सेल की डेथ हो जाती है। टेक्स्ट बुक में देख लो क्या लिखा हुआ है, आ जाओ। इन मैनी केसेज यू मे थिंक दैट इट इज़ अ बैड इन द बॉडी, इन योर बॉडी टू डाई। क्या हुआ, कोई डाउट? ओके। You may think it is bad as it is for a cell in your body to die. In many cases that's true, but it's not good for cell to die because of an injury. Injury हुआ, necrosis के apoptosis
नेक्रोसिस। सेल डेथ प्रोग्राम्ड है, मुझे बताना एपोप्टोसिस के नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ठीक है। अच्छा फिर से बताओ, इंजरी के कारण सेल डेथ हो रहा है नेक्रोसिस, एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो रहा है उसे एपोप्टोसिस। चलो, हार्मफुल का केमिकल लग गया, कहीं चोट लग गई तो इट इज नोन एज नेक्रोसिस। हाउएवर अगर तुम्हारा सेल रैंडमली उसकी डेथ नहीं हो रही है बट केयरफुल कंट्रोल्ड वे में हो रही है, मतलब प्रोग्राम डेथ हो रहा है। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपके जो फिंगर्स है, मैंने क्या कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा जो फिंगर है वो क्लब्ड रहता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे हमारे जो फिंगर्स के बीच में, डिजिट के बीच में सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है और आपके डिजिट सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है और इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। This is common form of programmed cell death where cell undergoes cellular suicide. Cellular suicide क्यों? suicide का मतलब क्या होता है? सेल अपने आप को ही किल कर रहा है, तो यहाँ पे cellular suicide देखने को मिलेगा and this receives certain, it is known as apoptosis. apoptosis बेनिफिशियल है, नेक्रोसिस बैड है, वो बेनिफिशियल नहीं है आपके बॉडी में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी? ओह, प्लास्टिक सर्जरी में आप क्या करते हैं? प्लास्टिक सर्जरीज में आप लोग आर्टिफिशियली कोई एरिया से स्किन को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब रिमूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी सेल की तो इवेंचुअली डेथ हो ही रही है। हाँ, वो भी नेचुरल नहीं था, वो भी हमने नॉन प्रोग्राम्ड तरीके से हमने उस चीज़ को रिमूव किया है। यप, कोई डाउट? पक्का? रिमूव करना इज़ नॉट नेक्रोसिस, बट आपने जो रिमूव किया उसके कारण जिस सेल की डेथ हुई, इट इज़ नेक्रोसिस, ठीक है। व्हाट इज नेक्रोसिस? बहुत सिंपल टर्म में, इट इज़ अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब अनप्रोग्राम मैनर में अगर सर्जरी के थ्रू या इंजरी के थ्रू किसी भी कारण से अगर अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? नेक्रोसिस। एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एपोप्टोसिस, ठीक है। ओके, हमारे सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि एपोप्टोसिस कंट्रोल करते हैं। फैक्टर का नाम है Cas3, कैस्केड 3 एंड कैस्केड 9। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इग्नोर मारो। मियोसिस, मियोसिस मैंने बताया, मियोसिस इज कॉइन्ड बाय द, अच्छा पर्सन का नाम याद रखना, JB फार्मर। इट मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, रिडक्शनल डिवीजन है, हैप्लॉइड गैमेट। व्हाट डू यू टर्म अंडरस्टैंड बाय द टर्म हैप्लॉइड? हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट, ठीक है। डिप्लॉइड इज डबल सेट, मतलब जैसे कि XX क्रोमोसोम फीमेल में होता है, मेल में XY क्रोमोसोम, ये डिप्लॉइड है। अगर सिर्फ एक X क्रोमोसोम जाए स्पर्म में या सिर्फ X क्रोमोसोम Y में, तो उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड, ठीक है। ऑलराइट, तो डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड का मतलब समझ आ गया। यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, कहाँ गया, चलो, और मियोसिस के फॉर्म देखते हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। अच्छा, मेरा मेथड जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना करंटली आपको पढ़ाने के लिए, वही मैं ये यूज़ कर रही हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक में हर एक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए जा रही हूँ। उसमें मेरा मेन मोटिव ये है कि जब आप लोग घर जाके पढ़ो तो आपको हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि बेसिकली वहाँ पे क्या है। इफ़ यू वांट मी टू चेंज द मेथड ऑफ टीचिंग, जस्ट लेट मी नो। अगर तुम लोग को लगता है कि मैम अगर उस तरीके से हम पढ़े तो जैसे कि फर्स्ट लेक्चर जो मेरा आए थे उनको पता होगा, हमने डायसेक्शंस भी किए हैं। और जो जैसे अगर मैं तुम लोगों को ऐसे चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ जहाँ पे मुझे वीडियोस दिखाने हैं, तो मेरे को आता है एनिमेशंस करना, तो मैं आपके लिए वीडियोस बना के लाऊंगी जिसमें आपको वीडियो की मदद से मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ऑलराइट, ओके, आ जाओ। मियोसिस, ये मेरा यहाँ पे कुर्ता टच नहीं हुआ अभी, ओके। मियोसिस, मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज। एक को हम कहते हैं आपको मियोसिस 1, सेकेंड इज मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिफरेंस क्या है दोस्त? मियोसिस 1 में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है एंड मियोसिस 2 में जो हाफ हुआ है वही डिवाइड हो जाता है, बस। मतलब आपके सेकेंड मियोसिस फेज में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम का कुछ नहीं होगा। फिर से देखना मैं क्या बोल रही हूँ, जिसको नहीं समझ रहा रुक जाओ। यहाँ देखो, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपका मियोसिस 2 बार होता है। मियोसिस में यहाँ पे 2 बार डिवीजन होता है। एक को अपन कहते हैं मियोसिस 1, सेकेंड हम कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जो आपका डिप्लॉइड सेल है, कुछ नहीं, जिसको समझ रहा है फिर से सुनो। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि आपका 22 ऑटोसोम प्लस आपके 6 क्रोमोसोम,
ठीक है, XX या XY। इसको ये जो डिप्लॉइड है वो आपका हैप्लॉइड बन जाएगा। हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे 11 ऑटोसोम प्लस यहाँ पे X या Y, ठीक है, आइदर X या Y। यहाँ पे क्या हुआ मैम, यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे ना, इसलिए इसको दोस्त डिप्लॉइड कहते हैं। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लॉइड। मतलब यहाँ पे 23 2 बार थे यहाँ पे, ठीक है, 23 तो ये डिप्लॉइड था। हैप्लॉइड में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड। जहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड, और सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसे कहते हैं हैप्लॉइड। यहाँ पे मियोसिस 1 में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। मियोसिस 2 में ऐसा कुछ नहीं होता। मियोसिस 2 में जिस तरीके से आपका माइटोसिस होता है ना, नॉर्मल इक्वेशनल डिवीजन, वो इक्वेशनल डिवीजन आपको मियोसिस 2 में देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक्चुअल रिडक्शन अकर्स इन मियोसिस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं और अच्छे से बताऊंगी। जरा 1 मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है मैम, मियोसिस में सबसे पहले होता है प्रोफेज। प्रोफेज प्रिपरेटरी फेज है, जहां पे आपका क्रोमोसोम जो है वो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। टेक्स्ट बुक देख में तुम लोग डायग्राम देख लो, मेटाफेज का एक बार डायग्राम देख लेना। सॉरी, ये वाला डायग्राम देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोफेज में क्या हो रहा था, प्रोफेज में सेम चीज़ें वहाँ पे भी होगी। प्रोफेज में आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है, जो डीएनए है, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल में, और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी प्रोफेज में होता है। इसके प्रोफेज में भी ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीज़ें होगी। क्या, मियोसिस में प्रोफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। पहला स्टेज इज नोन एज लेप्टोटीन। लेप्टो का मतलब होता है दोस्त, लेप्टो मतलब होता है थ्रेड। तो इस लेप्टोटीन में आपका जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड की तरह देखने के लिए आपको मिलेगा। तो लेप्टोटीन मतलब, लेप्टो का मतलब होता है थ्रेड लाइक। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, आपका जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड की तरह दिखेगा। न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंड ऑफ क्रोमोसोम कन्वर्जिंग एट टुवर्ड द साइड ऑफ न्यूक्लियस वेयर द सेंट्रोसोम लाइज एंड द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट एंड माइग्रेट टू द अपोजिट पोल। यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट होंगे और अपोजिट पोल में मूव करेंगे। तो सबसे पहले नोट बनाते हुए जाते हैं मैम, नोट बनाते हुए जाते हैं। बात क्या की है मैंने बताया प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज के में सबसे पहला फेज इज लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का मतलब क्या होता है, लेप्टो का मतलब होता है थ्रेड। तो यहाँ पे जो आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है वो थ्रेड की तरह दिखना शुरू करेगा, थ्रेड लाइक। दूसरी चीज, यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है आपका सेंट्रियोल, वो सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल में, सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल में मूव करेगा। तो आधे सेंट्रोसोम्स ऊपर की तरफ चले गए, एक सेंट्रोसोम नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस भी शुरू हो जाएगा। दूसरा फेज इज जाइगोटीन। ध्यान से देखना, जो तुम्हारा क्रोमोसोम, जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम बना था, यहाँ पे देखो डायग्राम देखते चलो, ये देखो डायग्राम यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो। लेप्टोटीन में जो तुम्हारे क्रोमोसोम थे वो थ्रेड की तरह बन गए। जाइगोटीन में यहाँ पे आपको, एक मिनट रखो, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर बना के खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे पेयर बना के। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का पेयरिंग देखने के लिए मिलेगा। इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक मिनट देख लो, यहाँ पे ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें आपके आधा सेल्स जो है यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, उनके बीच में पेयरिंग देखने के लिए आपको मिलेगा जाइगोटीन में। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले आपके जो क्रोमोसोम थे, कलर चेंज हो सकता है क्या यहाँ पे, किसके थ्रू, पेंसिल में, ओके डन। ये क्रोमोसोम्स, इस तरीके से क्रोमोसोम्स आपके लेप्टोटीन में थे। ब्लू ले लेती हूँ। एक्चुअली लेप्टोटीन में ऐसा पूरा वो ऐसे रहते हैं, फैले हुए रहते हैं पूरा धागे की तरह। यही अगर दूसरा फेज की अगर मैं बात करूँ, जैसे ही मैं दूसरे फेज की बात करूँ, जाइगोटीन में जो आपके क्रोमोसोम्स है ना वो पेयर बना के खड़े हो जाएंगे, पेयर बना के अरेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर ये मदर के साइड से क्रोमोसोम आ रहा है तो उसके साथ आपका फादर के साइड वाला क्रोमोसोम पेयर बना लेगा।
तो ये जो पेयरिंग है, देखो यहाँ पे क्या था ना, ये सब पूरे धागों की तरह फैले हुए थे, पूरे फैले हुए थे धागों की तरह। लेकिन अब क्या हो रहा है, जाइगोटीन में ये लोग प्रॉपर पेयर बना रहे हैं। तो इनमें से एक क्रोमोसोम आपको मदर के साइड से आते हुए दिख रहा है, एक क्रोमोसोम मदर के साइड से दिख रहा है, एक क्रोमोसोम आपको फादर के साइड से दिख रहा है, ठीक है, या एक फादर के साइड से एक मदर के साइड से, इस तरीके का आपका क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलेगा आपको। एक फादर के साइड से क्रोमोसोम आ गया, एक मदर के साइड से क्रोमोसोम आ गया, और इन दोनों के बीच में जो पेयरिंग, जो पेयर बना बना के खड़े हुए, स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में हम लोग को डांस वांस रहता था, एंड डांस में वी आर लाइक कि आपको पेयर बनाना है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की का। तो जब तक वो स्टार्ट नहीं होता था ना डांस, हम लोग ऐसा लगता था कि जब मच्छी मार्केट बना के हम लोग खड़े हो गए, ठीक है, मच्छी मार्केट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी हमारा जो था वो हमने बहुत गलत तरीके से खड़े होते थे, गिर पड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसा खड़े रहते थे वो लोग। लेकिन जैसे ही अब हम लोगों को मैम ने कह दिया कि भाई अब अरेंज हो जा, अपने अपने पोजीशन पर आ जा जहाँ जहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, हमारा पेयर ढूंढेंगे, अरे हमारा पेयर किधर है, अच्छा वो गिरा पड़ा हुआ है, अच्छा वो नाले में गिरा है, फिर उसको घसीटते हुए नाले के साथ बाहर लेकर आएंगे, फिर हम और हमारा जो पेयर है गिरा पड़ा उसको हम खड़ा करेंगे, डांस के लिए अरेंज हो जाएंगे। तो पहला क्या था, ये थ्रेड की तरह थे, मतलब फैले हुए थे धागे की तरफ, ठीक है। दूसरे में क्या था कि अब आपका एक जो मदर के साइड वाला, एक फादर के साइड वाला क्रोमोसोम एक साथ अरेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वाली कहानी है। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके अरेंजमेंट या मैं कह सकती हूँ पेयरिंग देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड फेज के, अच्छा एक मिनट, जाइगोटीन में यहाँ पे पेयरिंग देखने के लिए मिलेगा, दिस पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस। पैचिटीन में क्या हो रहा है, पैचिटीन में यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो टेट्राड फॉर्म कर रहे हैं एंड बिकम्स मोर क्लियर इन अपीयरेंस। यहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। द होमोलॉगस पेयर ईच बिगिंस टू, एक मिनट रुको, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे चला। तो लेप्टोटीन में क्या हुआ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जाइगोटीन में क्या हुआ, पेयरिंग। पैचिटीन में क्या हुआ मैम, पैचिटीन में यहाँ पे सबसे पहले आपका ये जो टेट्राड फॉर्मेशन हो गया एंड क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे, जरा ये देख लो, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा अच्छा खासा। अबे बन जा सॉरी, वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था। ये आपका जाइगोटीन, हाँ ठीक है। ये आपका पैचिटीन। पैचिटीन में क्या हो रहा है, पैचिटीन में जो फादर के साइड वाला क्रोमोसोम है वो टेट्राड फॉर्म कर दिया, 4 यहाँ पे आपको आर्म्स देखने के लिए मिल रहे हैं, एंड मदर के साइड वाला जो क्रोमोसोम है अगेन वो भी आपका टेट्राड फॉर्म करेगा। देखो लेप्टोटीन, यहाँ पे जाइगोटीन, यहाँ पे पैचिटीन, प्लस यहाँ पे आपका जो मदर और फादर के साइड वाला क्रोमोसोम्स है वो क्रॉसिंग ओवर भी शुरू करेगा। ये देखो यहाँ पे ओवरलैप कर लेंगे, ये लोग ओवरलैप करेंगे, सेम यहाँ पे भी ओवरलैप करेंगे। अब याद रखना, जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उतना ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। कभी नोटिस किया है आर्या ना, हाँ, तो कभी नोटिस किया है कि कुछ ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं ना जो अपने पेरेंट्स से बहुत मिलते जुलते दिखते हैं। मेरे ख्याल से सैफ अली खान के जो बेटे हैं उनका शक्ल बहुत मिलता है ना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शक्ल बहुत मिलता है अपने पेरेंट्स से। ये तब होता है जब क्रॉसिंग ओवर कम हो। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ज़्यादा वेरिएशन। मैं तुम लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगी क्रॉसिंग ओवर होते हुए, साइड बाय साइड देखते हुए चलना। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है बेसिकली, क्रॉसिंग ओवर में एक आएगी आपके मदर के साइड वाला क्रोमोसोम इस तरीके से, एक होगा आपके फादर के साइड वाला क्रोमोसोम इस तरीके से, और इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाए। वाओ, हो गया, वो भी अपने आप हो गया। मिरेकल में चिल्लाने ही वाली थी अक्षय कुमार अंकल। ओवरलैपिंग ओके। एंड ओवरलैप होने के बाद लास्ट में क्या होगा पता है, यह हिस्सा टूट के इसके पास आ जाएगा, इसका टूट के उसके पास चला जाएगा। मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलेगा। पैचिटीन फेस में टेट्राड फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो सिंगल थे यहाँ पे 4 आर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, और ये 4 आर्म्स क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप। ओके, समझा मेरे को, आई
I got it. Individual homologous chromosome has two similar chromatid at this stage tetravalent, मतलब 4 arms फॉर्म हो जाएगा. जरा एक मिनट दिखा, एक और पेन देना मुझे प्लीज. यहाँ पे तुमको इस तरीके का 4 आर्म देखने के लिए मिलेगा. पहले तुम लोगों को सिंगल सिंगल यहाँ पे दिख रहा था, अब यहाँ पे तुम लोगों को इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा. इसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट, क्योंकि यहाँ पे 4 आर्म्स है. तो यहाँ पे टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. क्लियर इन अपीयरेंस. होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर बिगिंस टू सेपरेट from each other, however they do not completely separate and remain attached together at one or more point. ये completely separate नहीं हो जाएंगे, कहीं कहीं से ये लोग क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो जाएंगे. यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे एट दिस पॉइंट जहाँ पे ओवरलैपिंग देखने के लिए मिल रहा है वहाँ पे आपको एक्स शेप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने के लिए मिल रहा है. तो ये स्ट्रक्चर आपको एक्स शेप देखने के लिए मिलेगा. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है और इसको हम कहते हैं दोस्त कियास्माटा. कियास्माटा मतलब क्या हो रहा है? द साइट ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज कियास्माटा. तो जहां पे आपके 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं वो एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज कियास्माटा. तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट द एक्स या क्रोमोसोम एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा नोन एज कियास्माटा. क्रोमैटिड ब्रेक एट दिस पॉइंट एंड ब्रोकन सेगमेंट आर रॉन्गली एक्सचेंज्ड बिटवीन नो सिस्टर क्रोमैटिक नोन एज क्रॉसिंग ओवर. क्या होता है मैम इसके बाद वाले स्टेज की अगर मैं बात करूं तो देखना यहाँ पे ये मदर के साइड वाला क्रोमोसोम, ये देखो मदर के साइड वाले क्रोमोसोम में कुछ हिस्सा फादर के साइड के क्रोमोसोम का आ जाएगा ऐसे, एंड फादर के साइड वाले क्रोमोसोम में कुछ हिस्सा मदर के साइड के क्रोमोसोम का आ जाएगा. यहाँ पे देखना, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर. जितना ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दोनों क्रोमोसोम मदर और फादर के क्रोमोसोम के बीच में, उतना ज़्यादा वेरिएशन आपको चाइल्ड में देखने के लिए मिलेगा. फिर से मैं रिपीट करती हूँ, क्या हुआ? यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स थे उन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ. क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब है कि 2 क्रोमोसोम मदर और फादर के साइड वाले क्रोमोसोम एक दूसरे से ओवरलैप कर लिए. ओवरलैप करने के कारण क्या हुआ? मुझे ज़रा अपना एक पेन देना जिसके पास कैप हो. फॉर टाइम बिंग इसको लो. थैंक यू सो मच. ये देखो क्रॉसिंग ओवर हुआ, ओवरलैप हुआ. मदर के साइड वाला क्रोमोसोम फादर के साइड वाला क्रोमोसोम ओवरलैप हो गया. जहां से ओवरलैप होगा वो हिस्सा ब्रेक होता है. अब ब्रेक होने के बाद जो मदर के साइड वाला हिस्सा है वो फादर के साइड के वाले क्रोमोसोम पे चला जाएगा, जो फादर का हिस्सा है वो मदर के साइड चला जाएगा. इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन. सॉरी, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है फिर से कॉम्बिनेशन फॉर्म होना. ठीक है, यहाँ पे फिर से कॉम्बिनेशन फॉर्म होना, एंड दिस स्टेज इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. क्रॉसिंग ओवर होता है. इसमें क्या हो रहा है मैंने आपको स्टेप वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे लो ऐसे. आई एम सो सॉरी. ये लो. थैंक यू सो मच. मेरा पेन मुझे वापस दे दो. थैंक यू सो मच. यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, और लेप्टोटीन स्टेज में आपका जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड की तरह दिख रहा था. फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर आपका आया पैचिटीन स्टेज. जाइगोटीन में जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे के साथ अरेंज हो गए हैं. अरेंज होने के बाद यहाँ पे टेट्रावेलेंट, यहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन करेंगे. टेट्राड का फॉर्मेशन ये लोग करना शुरू करेंगे. दूसरी चीज आता है फिर आपका पैचिटीन में जो आपके टेट्राड्स थे वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से. जहां पे ओवरलैप करेंगे वो हिस्सा एक्स की तरह दिखना शुरू हो जाएगा, और एक्स वाले हिस्से को, दिखने वाले हिस्से को हम कहते हैं कियास्माटा. जहां पे ये ओवरलैप हो रहा है वो ब्रेक होगा. ये वाला हिस्सा ब्रेक होने के बाद चला जाएगा इस क्रोमोसोम के पास, और ये हिस्सा ब्रेक होकर इस क्रोमोसोम के पास चला जाएगा, और इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन या
क्रॉसिंग ओवर। कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? देखने मिल रहा है आपको कौन से स्टेज में? ये आपको देखने के लिए मिल रहा है पैचिटीन स्टेज में। फिर आता है डिप्लोटीन स्टेज। यहाँ पे आपको कियास्माटा बहुत क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम एक दूसरे से ओवरलैप हुए थे, अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे से रिपल या सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो रिपल्शन बिटवीन दीज टू क्रोमोसोम कैन बी सीन इन डिप्लोटीन स्टेज। लास्ट इज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में अब धीरे धीरे आपका ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा एंड दिस कियास्माटा, द टर्मिनल कियास्माटा एग्जिस्ट टिल मेटाफेज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका ये जो दो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुए हैं। ये कंप्लीटली सेपरेट होते हैं आपके मेटाफेज स्टेज में। तो फिर से हम लोग बात करेंगे, हमने क्या बात की? सबसे पहला स्टेज वाज लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का मतलब, लेप्टो का मतलब होता है थ्रेड। तो आपका जो क्रोमोसोम किस तरीके का दिख रहा है? थ्रेड लाइक क्रोमोसोम दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इस सेल में आपके मदर के साइड से भी क्रोमोसोम आया हुआ है, फादर के साइड से भी क्रोमोसोम आया है। मदर के साइड के क्रोमोसोम को तुम लोग ब्लू कलर में इमेजिन कर लो, फादर के साइड वाले क्रोमोसोम को तुम लोग रेड कलर में इमेजिन कर लो। अब क्या हुआ? दूसरा स्टेज हुआ जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? एक मदर का क्रोमोसोम, एक फादर का क्रोमोसोम एक दूसरे में पेयर करके खड़ा हो जाएगा, पेयर में अरेंज हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो इस पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस। इस पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है, ओके, साइनेप्सिस। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है तुम्हारा? पैचिटीन। पैचिटीन में क्या हो रहा है? यहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये जो क्रोमोसोम सिंगल था, यहाँ पे एक और आर्म क्रोमैटिड आ जाएगा, जिसके कारण आपका यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो एक्स शेप देखने के लिए मिलेगा। मतलब मम्मी के साइड वाला जो क्रोमोसोम वो भी एक्स शेप हो जाएगा एंड पापा के साइड से जो क्रोमोसोम आ रहा है वो भी एक्स शेप हो जाएगा। थर्ड स्टेज इज पैचिटीन। पैचिटीन में क्या हो रहा है? पैचिटीन में जो आपका टेट्राड है, 1 2 3 4, टेट्राड का मतलब होता है 4 आर्म्ड स्ट्रक्चर। 4 आर्म स्ट्रक्चर टेट्राड है वो ओवरलैप करेगा, मतलब ये मदर वाले साइड का जो क्रोमोसोम है वो फादर वाले क्रोमोसोम के साथ ओवरलैप करेगा। जहां पे वो ओवरलैप कर रहा है वहां पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जहां पे वो ओवरलैप कर रहा है, जहां पे वो ओवरलैप कर रहा है वहां पे ये एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक्स की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कियास्माटा। क्या कहते हैं? कियास्माटा। जहां पे कियास्माटा है वहां से आपका क्रोमोसोम ब्रेक होगा, मतलब अगर ये दोनों एरिया एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इन एरियाज में से ये वाला जो मदर के साइड वाला क्रोमोसोम आपके फादर के साइड वाले क्रोमोसोम पर अटैच हो जाएगा एंड फादर के साइड वाला जो क्रोमोसोम है वो मदर के साइड में अटैच हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि जो कॉम्बिनेशन आपका ओरिजिनल था, जो कॉम्बिनेशन आपका ओरिजिनल था वो चेंज हो गया है। वो कॉम्बिनेशन देखो अब चेंज हो गया है और इस स्टेज को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। कैसे चेंज हुआ? कैसे चेंज हुआ? इसमें आधा जो आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो आपके फादर के साइड वाला भी आपके पास आ चुका है। इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उतना ज्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके बाद वाला स्टेज क्या क्या कहेंगे मैम? पैचिटीन के बाद वाला स्टेज इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा? आपका ये जो कियास्माटा है ना, अब ये क्रोमोसोम धीरे धीरे सेपरेट होने शुरू हो चुके हैं, मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्शन, मतलब ये एक दूसरे को पुश करके सेपरेट कर रहे हैं। तो रिपल्शन बिटवीन दिस होमोलॉगस पेयर्स, मदर एंड फादर का जो क्रोमोसोम के बीच में आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा। रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा, मतलब दो क्रोमोसोम्स के बीच में आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है मैम? डायाकाइनेसिस में आपका जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली सेपरेट हो चुका है, एक्सेप्ट आपका जो कियास्माटा वाला पॉइंट था वो अभी भी वहां पे अटैच्ड है। कियास्माटा क्रॉसिंग ओवर वाला हिस्सा आपके मेटाफेज तक रहता है। मेटाफेज कौन सा फेज? जब आपका क्रोमोसोम आपके सेल के बीचों बीच अपने आप को अरेंज करता है, दैट फेज इज नोन एज मेटाफेज। कोई डाउट, कोई क्वेरी? देख लो, देख लो, कोई भी डाउट है? लेप्टोटीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, ज़ाइगोटीन पेयरिंग बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, पैचिटीन क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन रिपल्शन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। डायाकाइनेसिस में क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम्हारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ
कैस्माटा, मतलब अब धीरे धीरे तुम्हारा पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो चुका है, एक्सेप्ट तुम्हारा लास्ट वाला जो पॉइंट जिसको कैस्माटा कहते हैं वो ख़त्म होता है, वो सेपरेट होता है आपके मेटाफेज पे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी यहाँ तक? रिवीजन ले ले, रिवीजन ही कर ले। चलो सोच रिवीजन एक बार फिर से। कहाँ से स्टार्ट करना है? सेल साइकिल से स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल मतलब एक सेल के लाइफ, डिवाइडिंग सेल के लाइफ में जितने भी फेजेस आते हैं उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। अगर एक नॉर्मल सेल की बात करें तो 24 आवर्स का सेल का डिवीजन होता है, जिसमें वो मैक्सिमम टाइम रहता है इंटरफेस स्टेज में, एंड वो जो 2 to 3 आवर्स वो रहता है आपके एम फेज में। इंटरफेस मतलब जब तुम्हारा सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अभी सेल डिवीजन नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों को कहीं घूमने जाना हो, तो सबसे पहले तुम लोग अपना पैकेट पूरा पैक करोगे, घर में सामान सब रखोगे, अपने अटैचियों में, अपने ब्रीफकेस में सारी चीज़ें। तो जब तुम उसे पैकिंग कर रहे हो, जब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस फेज़ को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस आगे जाके 3 फेजेस में डिवाइड है। कौन से? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को कहते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। G मतलब ग्रोथ होता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज इज G1 फेज। किसका वहाँ पे आपको सिंथेसिस होते हुए दिखेगा? RNA एंड प्रोटीन का, RNA एंड प्रोटीन, ठीक है। S फेज, यहाँ पे किसकी सिंथेसिस हो रही है आपकी? यहाँ पे हिस्टोन एंड DNA। हिस्टोन के बारे में बताओ, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। DNA पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन का काम क्या है? आपके DNA को कॉइलिंग में हेल्प करना। DNA का साइज बता दो, 10 पावर 2 मीटर। 10 DNA का साइज इज 2 मीटर, एंड तुम्हारा जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या है? 10 पावर -6 मीटर। ऑलराइट, अब न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है DNA को, तो आपको इवेंचुअली क्रॉस उसको कॉइल करना ही पड़ेगा। कॉइलिंग में मदद करता है हिस्टोन। ऑलराइट, G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? आपके RNA का सिंथेसिस कंप्लीट होता है, पूरी तरीके से RNA फॉर्म होगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल में मूव करेगा। और भी कुछ है क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज रहेगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस है उसका रेट बहुत फास्ट रहेगा। सिंपल है कि तुम लोगों को अगर मान लो कि तुम्हारा आज का ही ट्रेन है या आज का फ्लाइट है, तो आज तुम ज़्यादा एक्टिव रहोगे कि हाँ भागना है, ये रखना है, वो रखना है, ये बचा क्या, वो छूटा क्या, है ना। तो उस चीज़ में हमारा मेटाबॉलिक स्टेज सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको G2 फेज़ में देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, उसके बाद आता है कौन सा फेज़? आता है एम फेज़। एम फेज़ मतलब आइदर माइटोसिस फेज़ या मियोसिस फेज़, डिपेंडिंग अपॉन द विच सेल्स वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस होगा, एंड अगर जर्म सेल की बात कर रहे हैं, ओवम एंड स्पर्म, तो मियोसिस होगा। ठीक है, अब मैंने किस बारे में बात की? चलो अब मुझे बताओ अगर मैं बात करती हूँ माइटोसिस की। माइटोसिस में पहला फेज इज नोन एज प्रोफेज। प्रिपरेटरी फेज है प्रोफेज। क्रोमोसोम कैसा हो चुका है? कंडेंस हो गया है, यहाँ पे कंडेंसेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी आपका टेट्राड फॉर्मेशन, मतलब जो सिंगल क्रोमैटिड था यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड, वहाँ पे रेप्लिकेशन अब एक्स शेप्ड, मतलब यहाँ पे टेट्राड स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा प्रोफेज में। दूसरा, जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे आपका डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो तुम्हारा सेंट्रियोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। 3 चीज़ें हो गई, फिर से बोलो प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है? पहली चीज़ें, आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है उसका कंडेंसेशन शुरू हो चुका है, वो टेट्राड फॉर्म कर दिया। टेट्राड का मतलब क्या होता है? 4 आर्म वाला, वो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ना, उसको 4 आर्म्स मतलब टेट्राड कहते हैं। दूसरी चीज़, जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होता है दोस्त? सेंट्रियोल वो जो कि स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में मदद करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। डन, ये हो गया। दूसरी चीज़ मुझे बताओ, सेंट्रियोल वाला हो गया। अब आता है तुम्हारा मेटाफेज। M4 मेटा, M4 मिडिल। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके जो क्रोमोसोम्स है वो सेल के मिडिल में अरेंज हो रहे हैं। लास्ट बेंच, व्हाट्स योर गुड नेम? ओम, है ना, ओम ना। ओम, मुझे बताना, हम कह रहे हैं सेल के मिडिल में, सेल के मिडिल में उसका कुछ प्लेट का नाम है क्या? क्या नाम है? ओम, सब शांत हो जाओ, बताओ उस एरिया का क्या नाम है जहाँ पे आपका क्रोमोसोम, देख के बोलो, बिंदास देख के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ट्राई करो। सच, वो मैं तुम लोगों को ऐसा बताई थी कि अर्थ से इमेजिन करना, अर्थ के बीच वाला इसमें कौन सा प्लेट रहता है, उस तरीके से जस्ट ट्राई। हो गया। इक्वेटोरियल प्लेट, क्या कहते हैं दोस्त? इक्वेटोरियल प्लेट, याद रखना। इक्वेटोरियल प्लेन
में जाके ये अरेंज हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन में। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे आपके क्रोमोसोम आपको इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होते हुए दिखे। अब स्पिंडल फाइबर आएगा दोस्त, स्पिंडल फाइबर, व्हाट्स ए गुड नेम, फिर से कृतिका। कृतिका स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के कौन से एरिया से बाइंड करता है? आर्म से बाइंड हो जाता है क्या आपके? स्पिंडल फाइबर आया, ये क्रोमोसोम के कौन से एरिया से स्पिंडल फाइबर बाइंड करेगा? आर्म से। और ये आर्म को ऐसा उठा के लेके जाएगा जैसे हम लोगों का खींचते हमारी मम्मी ले जाती है। सोचो सोचो सोचो, ट्राई करो। पक्का? पक्का? आर्म से क्यों नहीं? अगर आर्म से कर लेता तो, आर्म से करता तो आर्म बीच से टूट जाता, ठीक है? तो इसलिए वो बीच से अटैच करता है कि दोनों हिस्सा बराबर सेपरेट हो पाए। अब बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमोसोम के बीच वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पास एक प्लेट रहता है, जैसे मैं कैप में तुम लोगों को पेन का बता रही थी, उस कैप को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर, ठीक है। ऑलराइट, मेटाफेज हो गया। अब आता है एनाफेज। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है क्या? आपका जो सेंट्रियोल है स्पिंडल फाइबर को खींचेगा अपनी तरफ। जैसे ही स्पिंडल फाइबर को एनाफेज में सेंट्रियोल ने खींचा, वैसे ही आपके जो नॉन सिस्टर, आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है तुम्हारा एनाफेज, ठीक है। ऑलराइट, 1 to 2 मिनट्स का रहता है, बहुत फास्ट होता है ये एनाफेज। राइट, फोर्थ फेज इज टीलोफेज। टीलो मीन्स एंड, तो लास्ट फेज इज अ टीलोफेज। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? अब यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोम है फिर से अनकॉइल होना शुरू हो जाएगा। वो क्रोमैटिन फाइबर वाला स्टेज, मतलब प्रोफेज का जस्ट उल्टा हो रहा है। प्रोफेज में किस तरीके से वहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हुआ था, यहाँ पे अनकॉइलिंग शुरू हो जाएगा। वहाँ पे प्रोफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो सेंट्रियोल्स है वो डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ये खत्म हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो चुका है, अब सेल को डिवाइड करना है। लास्ट बेंच, व्हाट्स ए गुड नेम? आविष्कार। आविष्कार, मुझे बताना सेल का डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसे हम क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियस डिवीजन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज डैश माइटोसिस। आर यू श्योर? साइटोकाइनेसिस, शौर्य, साइटोप्लाज्म, काइनेसिस इज अ डिवीजन, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे बताना कि अगर मैं एनिमल सेल की बात करती हूँ तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? आउटवर्ड टू इनवर्ड कि इनवर्ड टू आउटवर्ड? शौर्य, अगर मैं बात कर रही हूँ सॉरी आविष्कार, अगर मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? जो डिप्रेशन है वो आउटवर्ड टू इनवर्ड होगा कि इनवर्ड टू आउटवर्ड होगा? इनवर्ड टू आउटवर्ड एनिमल सेल में। आर यू श्योर? क्यों 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 आविष्कार? आविष्कार हमारे लेक्चर में नया नया आविष्कार करते हुए चल रहा है, बताओ। हाँ, क्यों? वाई? ऑलराइट, काहे? वाई? ऑलराइट, सो सॉरी, व्हाट्स अ गुड नेम? वेदांती, है ना? वेदांती, आउटवर्ड टू इनवर्ड या इनवर्ड टू आउटवर्ड एनिमल सेल में? क्यों? हाँ, तो सेल वॉल प्लांट्स में रहता है, तो प्लांट में कैसा होता है डिप्रेशन? सोचो,
मुझे एक बात बताओ, सेल वॉल, अगर मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ, बाहर ना बहुत टफ स्ट्रक्चर है, तो तुम किसको तोड़ोगी? पहले बाहर और टफ वाले को तोड़ोगी या जहाँ पे तुमको इजी लगे वो ब्रेक करना स्टार्ट करोगी? तो जो सेल, अगर प्लांट सेल की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो प्लांट सेल में जो बाहर इज ए सेलुलोज का वॉल, इसीलिए इनर साइड से ब्रेक होना शुरू होता है। और एनिमल सेल में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो तुम लोग का बहुत रिजिडिटी है या बहुत रिजिड है, इसलिए बाहर से आउटवर्ड टू इनवर्ड आता है। ठीक है, चलो उसके बाद हमने बात किया मियोसिस के बारे में। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में होता है पहला प्रोफेज। प्रोफेज में 5 फेजेस होते हैं। पहला फेज इज लेप्टोडीन, सेकेंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पैचिटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज डायकेनेसिस। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, आपका जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड की तरह अपीयर हो रहा है। आपके जाइगोटीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग कर रहे हैं। आपके पैचिटीन में क्या हो रहा है, ये पेयर क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। आपके जाइगोटीन में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्लोटीन में ये जो क्रॉसिंग ओवर के बाद अब ये धीरे धीरे ना तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे डायकेनेसिस में आपका जो ये कायस्मेटा है वो कंप्लीटली आपके टर्मिनल साइड पे पहुंच चुका है, मतलब कि एकदम सेपरेट हो चुका है, बस वो टर्मिनल पोजीशन पे एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका डायकेनेसिस। बाकी मैम मेटाफेज सेम, जिस तरीके से आपका माइटोसिस में मेटाफेज था जो कि इक्वेटर में लोग अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, सेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो क्रोमोसोम होंगे वो अपने आप को सेल के मिडल में अरेंज कर लेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर लेंगे। यहाँ से आएगा सेंट्रियो, आपका स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आपके क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा। जरा जूम करके से देखना, यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा किस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है। आधा क्रोमोसोम मदर के साइड के क्रोमोसोम का मटेरियल फादर के साइड चला गया, फादर के साइड का मदर के साइड चला गया। इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। आर्या रिकॉम्बिनेशन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपका फिर से कॉम्बिनेशन या फिर से आपका फॉर्म हुआ है स्ट्रक्चर, तो रिकम्बाइन हुआ है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन। मेटाफेज में मैंने बताया क्या हो रहा है मैम, स्पिंडल फाइबर आके बाइंड हुआ सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर में मैम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। उसके बाद मैम एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर से अपने आप को, स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्पिंडल फाइबर जैसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल में मूव करेगा, उसको हम कहते हैं एनाफेज। सेम जिस तरीके से आपका माइटोसिस में टीलोफेज हो रहा था, जहां पे अनकॉइलिंग हो रही थी आपके क्रोमोसोम की, यहां पे भी सेम होगा। यहां पे अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा, जो कि आपके माइटोसिस में हो रहा था। मतलब मैम दिमाग लगाने की जरूरत है तो दिमाग सिर्फ लगाना है आपको प्रोफेज के 5 स्टेजेस में। उसके बाद जो सेम माइटोसिस वाला कहानी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। साइटोकाइनेसिस की अगर मैं बात करती हूँ मैम, साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस इज द डिवीजन। यहाँ पे जैसे ही काइरोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हुआ, वैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, कभी कभी क्या होता है, मियोसिस 1 एक्चुअली होता ही है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में थोड़ा रेस्टिंग फेज होता है, और इस रेस्टिंग फेज को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज मतलब मैम एक बार आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और फिर से मियोसिस 2 शुरू होने के पहले इन दोनों के बीच में एक रेस्टिंग फेज होता है, उसको हम इंटरफेस या इंटरकाइनेसिस कहते हैं। मैम प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, प्रोफेज 2 में यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन है, यहाँ पे कोई रिडक्शन होते हुए नहीं दिखेगा। जिस तरीके से आपका माइटोसिस में होता था, क्या यहाँ पे आपका सेंट्रियोल डिवाइड होना, आपके सेंट्रियोल का अपोजिट पोल में मूव होना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस होना। मतलब माइटोसिस अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारी हर एक जगह पे माइटोसिस रिपीट हो रहा है। सिर्फ मियोसिस 1 का प्रोफेज इज डिफरेंट, बस उसके बाद सब कुछ सेम है। क्या सेम है, अगर मैं प्रोफेज की बात करती हूँ कहीं पे भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइटोसिस का प्रोफेज की बात करूँ या मियोसिस 2 की प्रोफेज की बात करूँ, सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन, यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस, सेंट्रियोल का अपोजिट पोल में मूव होना। ऑलराइट, आगे मैं अगर बात करती हूँ आपके प्रोफेज के बाद मेटाफेज की, तो जहाँ पे हर जगह पे हो रहा था, मेटा मतलब होता है मिडिल, आपकी इक्वेटर में क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर आके आपके क्रोमोसोम पे बाइंड कर जाएगा। मतलब स्पिंडल फाइबर आके आपके जो सेंट्रियोल है
सेंट्रोमियर है, सॉरी ये वाला जो एरिया है सेंट्रोमियर है, वहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। ओके दूसरी चीज़ क्या हुई मैम, मेटाफेज में, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में आपका जो सेंट्रियोल है वो जो आपका क्या नाम है स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण आपके क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और टीलोफेज में इवेंचुअली सेम चीज़ें, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाएगा, आपका जो सेल है वो फिर से नॉन कॉइल्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। ओके थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फिर लेक्चर ख़त्म। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, पूरा क्वेश्चन पूछूंगी, ख़त्म करते हैं उसके बाद लेक्चर हमारा चैप्टर। ओके माइटोसिस, पहला माइटोसिस, मुझे बताओ कहाँ होता है, कहाँ होता है माइटोसिस? सोमैटिक सेल में। चलो सही बात है। इक्वेशनल डिवीजन की रिडक्शनल डिवीजन, और क्या होता है इक्वेशनल और रिडक्शनल, दोनों का डेफिनेशन बताओ। इक्वेशनल का मतलब होता है इक्वल, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर इक्वल रह रहा है मदर एंड डॉटर सेल में, उसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मतलब कि अगर मदर सेल डिप्लॉयड है तो जो दो डॉटर सेल बनेंगी वो भी तुम्हारी डिप्लॉयड रहेंगी, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, डन। सोमैटिक सेल किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में। कोई सेल का नाम बता दो जहाँ पे आपका सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन सेल और कार्डियक सेल, दो सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता, न्यूरॉन एंड कार्डियक सेल। न्यूरॉन का मतलब तुम लोग आई होप समझते हो, एंड कार्डियक का मतलब भी आई होप तुम समझते हो कि हार्ट के सेल्स को हम कार्डियक सेल कहते हैं। डन। अच्छा नेक्स्ट, कृतिका। माइटोसिस के 4 फेजेस है। पहला फेज प्रोफेज के बारे में बताओ, क्या क्या चीजें होता है प्रोफेज में? किसका? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, जो धागे के फॉर्म में आपका जो क्रोमोसोम होगा उसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहेंगे। तो पहला पॉइंट आपने बोला कंडेंसेशन, किसका? क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन। डन। दूसरा बताओ। सेंट्रियोल का माइग्रेशन होगा, और बताओ, चलो फटाफट जल्दी खत्म करना है। अपीयरेंस की डिसअपीयरेंस, किसका? माइटोसिस तो हुआ ही नहीं है, किसका? तो प्रोफेज में आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा कि अपीयर होगा? डिसअपीयरेंस। डन। ओके लास्ट बेंच आविष्कार है ना? हाँ आविष्कार। मेटाफेज बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कंडेंसेशन किसका? सिर्फ आविष्कार आंसर देगा, कोई नहीं बोलेगा उसके अलावा। बोलो कंडेंसेशन किसका हो रहा है? जल्दी आविष्कार, क्विक। मेटाफेज को आविष्कार मेटाफेज क्यों कहते हैं? हिंदी में बोलो, जैसा बोलना है बोलो, मैं एक्सप्लेन करो। मेटाफेज में क्या होता है दोस्त? किसका? क्रोमैटिन फाइबर का, मतलब मैक्सिमम कंडेंसेशन आपको क्रोमोसोम में देखने के लिए मिलेगा मेटाफेज में। और क्या होता है? कहां पे? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर के पास एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। क्या नाम है उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का? टेक्स्ट बुक में नहीं है। काइनेटो क्रोमोसोम, ये आपका सेल में आपके मिडल में सारे के सारे क्रोमोसोम अटैच हो गए हैं। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके बाइंड हुआ है। जहाँ पे बाइंड हुआ है उस एरिया का नाम क्या है? कहाँ पे बाइंड हुआ है आपका स्पिंडल फाइबर आके? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज काइनेटोकोर, और जिस एरिया पे बाइंड होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, जिस जगह पे अरेंज हुआ है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल क्या? इक्वेटोरियल प्लेन। वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे क्या हुआ मैम? अरेंजमेंट हो गया। कहाँ पे अरेंजमेंट है? कंडेंसेशन पहला, तो कंडेंसेशन पहला, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा
अरेंजमेंट यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है आपके, स्पिंडल फाइबर है वो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर भी देखने के लिए मिलेगा मेटाफेस में। चलो वेरी गुड। ओके, एनाफेस आगे आ जाओ। एनाफेस बताइए क्या होगा यहाँ पे? जल्दी जल्दी। क्या हिंदी में बताइए, नॉर्मल, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस? डॉटर, अब इसमें क्वेश्चन पूछूंगी मैं, बताओ कौन सेपरेट होगा? डॉटर कौन सेपरेट हो रहा है यहाँ पे? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रही है यहाँ पे, चलो ये भी सही है। चलो ये, और मुझे बताओ क्यों सेपरेट हो रहा है? स्पिंडल फाइबर में क्या हुआ, क्यों सेपरेट हो रहा है? स्पिंडल फाइबर क्या हुआ, क्यों सेपरेट हो रहा है? क्या हुआ स्पिंडल फाइबर? हाँ, अटैक हो गया। किस पे अटैक हो गया? स्पिंडल फाइबर पे अटैक हो गया। कंट्रैक्शन, स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होने के कारण आपके जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट, जो आपके जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो ये भी सही है। स्मॉलेस्ट फेस है, बहुत जल्दी होता है ये। टीलोफेस, नेक्स्ट। टीलोफेस क्या होता है इसमें, जल्दी जल्दी बताओ। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फॉर्म होता है, तो रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, रीअपियरेंस हो गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का, रीअपियरेंस हो गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का। और क्या होगा? क्या क्या होता है वो हो गया ना। और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल, ठीक है। और अभी इसको कंडेंस रखने की जरूरत है। प्रोफेस का उल्टा है। प्रोफेस में क्या क्या हो रहा था, उसका उल्टा होगा। क्या हो रहा है प्रोफेस में, पहले बताओ। कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या कहते हैं इसको, अनकॉइलिंग होगा। अनकॉइलिंग होगा यहाँ पे अनकॉइलिंग होगा। चलो, वहाँ पे डिसअपियरेंस हो रहा था न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल वहाँ पे माइग्रेट कर रहा था, यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। चलो डन। उसके बाद होता है तुम्हारा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वेदांती है ना, साइटोकाइनेसिस। वेदांती मुझे बताना साइटोकाइनेसिस पहले होता क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है तुम्हारा डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। मुझे बताना एनिमल सेल में किस तरीके से डिवीजन होता है, प्लांट सेल में किस तरीके से डिवीजन होता है? हाँ, मेथड क्या है, किस तरीके से डिवीजन होता है? ये जो ग्रूव्स फॉर्मेशन होना, कैसा क्या होता है बताओ? एनिमल सेल में जो ग्रूव फॉर्मेशन होता है या कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, और प्लांट सेल में कैसे होता है? आई एम आस्किंग, just tell me about cytokinesis in animal cell. How does the division of हाँ, फरो बनता है, कैसे बनता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेदांती? आई एम आस्किंग कि किस तरीके से सेल डिवाइड होता है, हाँ, साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है। फरो फॉर्मेशन के बारे में बात करो। कॉन्स्ट्रक्शन जो है किस तरीके से फॉर्म होता है इसमें, आउटवर्ड टू इनवर्ड, इनवर्ड टू आउटवर्ड, या जो फरोज बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? टू आउटवर्ड टू इनवर्ड। जो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन ये है, कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म हो रहा है या फरो फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है आउटवर्ड टू इनवर्ड। डन। एंड प्लांट सेल में इनवर्ड टू आउटवर्ड। क्यों? सेल वॉल। तो यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे इनवर्ड टू आउटवर्ड जो फरोज का फॉर्मेशन या गैप का फॉर्मेशन होगा। चलो ये भी हो गया डन। मुझे बताना कि अब सेकंड टॉपिक आता है मियोसिस। मियोसिस के बारे में आर्या, ओके, टेल मी समथिंग अबाउट मियोसिस। व्हाट इज मियोसिस? आर यू श्योर? मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिडक्शनल? आविष्कार सुनते रहो। हाँ,
it reduce, the number of chromosome get reduced, hence it is known as reductional division. मतलब if you have a diploid cell, the diploid cell, the number of chromosome will it will reduce to haploid stage. ठीक है, diploid से haploid हो जाएगा. आविष्कार, diploid मतलब 2 sets of chromosome, haploid मतलब सिंगल सेट. तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से सिंगल सेट हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. चलो और कुछ बता पाओगी कहाँ पे होता है ये लोकेशन? गैमेट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल. ठीक है, मैं बार बार हर एक साइनोनिम्स ले रही हूँ कि एग्जाम में अगर कुछ भी आए तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ. जर्म्स को तुम ढूंढने के लिए बैक्टीरिया में ना चले जाओ. जर्म सेल्स इज रिप्रोडक्टिव सेल्स. ठीक है, यहाँ पे होता है. ऑल राइट, टाइप्स बताते चलो. 2 टाइप होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, करेक्ट? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. व्हाट इज गुड नेम? फिर से तनिष्का. Alright, meiosis 1. The meiosis 1 में the first phase is a prophase. Same. Prophase is further divided into 5 phases. कौन से बताओ? Leptotene. And what do you understand by the lepto? Term lepto मतलब क्या? Lepto means term lepto. Lepto का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम किस तरीके का दिखता है यहाँ पे? थ्रेड लाइक. वेरी गुड. तो लेप्टो मीन्स थ्रेड. तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इट अपीयर्स थ्रेड लाइक, लेप्टोटीन. ऑल राइट, मुझे बताओ सेकेंड फेज इज जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या हो रहा है? साइनेप्सिस. व्हाट इज साइनेप्सिस? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो एक अगर फॉर एग्जांपल दिस इज योर फादर के साइड वाला क्रोमोसोम, दिस इज योर मदर के साइड वाला क्रोमोसोम, तो इनमें पेयरिंग देखने के लिए मिलेगा, प्रॉपर पेयरिंग हो जाएगा. ओके, ऑलराइट. पैचिटीन में एक और चीज़ें होता है, यहाँ पे होता है टेट्राड फॉर्मेशन. सॉरी, जाइगोटीन में एक और चीज़ होता है टेट्राड फॉर्मेशन. मतलब यहाँ पे ये जो तुम्हारा क्रोमोसोम था यहाँ पे और आर्म्स भी बन जाएंगे. यहाँ पे जो तुम्हारा क्रोमोसोम था यहाँ पे भी और आर्म्स बन जाएंगे. तो ये टेट्राड का मतलब होता है 4 आर्म स्ट्रक्चर स्टेजेस तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा. कहाँ पे? जाइगोटीन में. तो जाइगोटीन में 2 चीज़ें हुआ. पहला मैम साइनेप्सिस एंड टेट्राड फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? पैचिटीन. क्या होता है पैचिटीन में? क्रॉसिंग ओवर होता है किसके बीच में? देखो ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. इन दोनों को आप कहोगे सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि वो एक ही सेंट्रोमियर से अराइज हो रहे हैं. वेदांती, इसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे. ये जो है ना, ये इन दोनों का सिस्टर क्रोमैटिड है. लेकिन अगर मैं इसकी और इसकी बात करती हूँ तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है. प्लीज कंफ्यूज मत होना सिस्टर और नॉन सिस्टर के बीच में. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर्स के बीच में ही होता है. क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर के बीच में ही होता है. डन. हम किसकी बात कर रहे थे? पैचिटीन स्टेज की बात कर रहे थे. पैचिटीन स्टेज में पैचिटीन इससे ये वाला. डन, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, पैचिटीन स्टेज में क्या हो रहा है बताओ? क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. एंड इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कियास्माटा. कियास्माटा, कियास्माटा. चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉसिंग. यहाँ पे आपको क्रॉसिंग ओवर होते हुए दिखेगा. क्रॉसिंग ओवर. डन. दिव्यानी, पैचिटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में क्या होता है? अब यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है. ठीक है, रिपल्शन. अब ये जो क्रोमोसोम साथ साथ में खड़े हुए थे साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना के, साइनाप्सिस फॉर्म करके, अब ये धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? रिपल्शन. इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा. इसके बाद वाला स्टेज कौन सा है? डायाकाइनेसिस. डायाकाइनेसिस में क्या देखने मिलेगा? टर्मिनलाइजेशन. मतलब क्या है कि रिपल्शन होने के बाद ये क्रोमोसोम पूरे टर्मिनल एंड पर आ चुका है. मतलब से साइड में, जब टर्मिनल साइड पे ये लोग एक दूसरे से अटैच्ड है, कियास्माटा वाला जो सीन है, बाकी पूरी तरीके से ये लोग एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं. तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टर्मिनलाइजेशन. ठीक है, डन. ओके, अब आता है मियोसिस 2. मियोसिस 2 ट्राई करना. मियोसिस 1 में क्या हुआ? आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए. मियोसिस 2 में क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं. ठीक है, तो मियोसिस 2 में अब मुझे बताना, अगर मियोसिस 2 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मियोसिस 2 में प्रोफेस में क्या होगा?
हाँ सेम है, बताओ क्या क्या होगा, प्रोसेस बताते चलो। इट इज सेम एज माइटोसिस, माइटोसिस में जो जो हो रहा था ना सेम चीज़ है। तो मुझे बताओ कि मियोसिस में प्रोफेस में क्या होगा? सेंट्रियोल्स है अपोजिट, पहले चीज़ है सेंट्रियोल का माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन अपोजिट पोल के तरफ, आधा यहाँ पे आधा वहाँ पे। दूसरा कंडेंसेशन किसका? क्रोमैटिन फाइबर का, क्रोमैटिन फाइबर का। क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? जो धागे हैं ना उसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, और एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होने लगा, और क्या होगा? डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सुपर। तो यहाँ पे डिसअपियरेंस होने लगेगा। चलो मुझे बताओ नेक्स्ट, मुझे बताए ना, आप बताइए मेटाफेज में क्या होगा? M4 मेटा, M4 मिडिल। तो यहाँ पे जो आपके जो क्रोमोसोम है, आपके जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो जाएंगे, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में आके अरेंज हो जाएंगे। दूसरा और क्या होगा बताओ? स्पाइनल फाइबर की स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर कहाँ से अराइज होता है स्पिंडल फाइबर? हाँ अपोजिट साइड में ये कौन सा ऑर्गेनल का नाम क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आया, कहाँ पे जुड़ा आके? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, नाम क्या है? काइनेटोकोर। क्या काम करेगा? यहाँ पे आके अच्छे से ये बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद मुझे बताना एनाफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर का खींचने को इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखोगी बुक में, खींचा गया है स्पिंडल फाइबर है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, 1 से 2 मिनट लेता है, को स्पिंडल फाइबर पूरा एक्सट्रैक्ट हो सेपरेट हो जाएगा। ओके ओके रुक जाओ, टीलोफेज बता दो, ये तो मुझे पता चला मैंने नहीं प्लीज़ शौर्या टीलोफेज के बारे में। प्रोफेज में, तो टीलोफेज में क्या क्या होते जाएगा चलो बताते चलो। पहले तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाएगा, जो डिसअपियर हो रहा था यहाँ पे रीअपियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ एग्जैक्टली तो एक सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलेगा। डन। थर्ड फरोसाइटोकाइनेसिस में अभी नहीं है, अभी टीलोफेज है ना। हाँ तो एक कंडेंसेशन, अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अनकॉइलिंग हो गया, जो आपके माइग्रेशन हो रहा था सेंट्रियोल का वो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में आएगा तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? फरोस फॉर्म होते हैं, फरोस फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे इवेंचुअली तुम्हारा जो सेल है वो साइटोप्लाज्म में बेसिकली वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है आविष्कार से। आविष्कार डिफरेंस बता दो नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में बस। मतलब कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ कौन सा है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ कौन सा होता है? एपोप्टोसिस की नेक्रोसिस? एपोप्टोसिस। एग्जाम्पल दे दो, कहाँ कहाँ पे देखने मिलता है एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस ध्यान से सुनना, प्रोग्राम सेल डेथ डिजिट के फॉर्मेशन में, प्लीज पे अटेंशन, तुम्हारा डिजिट क्लब्ड रहता है, तुम्हारे फिंगर्स क्लब्ड रहते हैं, यहाँ पे डिजिट के बीच में जो सेल्स है उनकी डेथ होती है। जब सेल की डेथ होती है तो तुम्हारे डिजिट सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। सेम गोज फॉर योर लिप्स, लिप भी बंद रहता है। जैसे ही तुम्हारा सेल डेथ होने लगा ये लिप सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्रोसिस का एग्जाम्पल दे दो, कहाँ पे होगा, कब होगा नेक्रोसिस? कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कहीं चोट लग गई तुम लोगों को, अच्छा उसमें क्या होता है तुम्हारा ब्लड सप्लाई तुम्हारे सेल से कट ऑफ हो जाता है। जैसे ही ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया सेल की डेथ हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे।